ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेक्रोमांसर ऑफ द शैडोज, अध्याय 771 मौत का दूत। प्रश्नवाचक चिन्ह। आदिम छाया क्षेत्र के अंदर विश्वसार पूरी तरह से अस्त व्यस्त था और एक निश्चित दिशा में भाग रहा था। जमीन हिल रही थी और सभी जीव अपने चेहरे पर भय की भावना के साथ भाग रहे थे। हर जगह शक्तिशाली ऊर्जा तरंगें बह रही थीं, जिनमें इतनी शक्ति थी कि वे सामान्य रैंक 3 कोर रिवॉल्वर्स को भी तुरंत मार सकती थीं। अराजकता के बीच आदिम छाया क्षेत्र के अंधेरे आकाश में दो सफ़ेद परी जैसे पंखों वाली एक महिला खड़ी थी। उसके लंबे सफ़ेद बाल, सुनहरी आंखें थीं और उसने एक लंबी चांदी की पोशाक पहनी हुई थी। अपने आसपास चल रही अराजकता को देखते हुए महिला की सुनहरी आंखें चमक उठीं और एक चांदी के रंग की बाधा ने सैकड़ों हजारों किलोमीटर के क्षेत्र को कवर किया, जिससे ऊर्जा तरंगों को छाया क्षेत्र में फैलने से रोक दिया गया। ऊर्जा तरंगों के शांत होने से पहले अराजकता लगभग 10 घंटे तक बनी रही और छाया क्षेत्र की जमीन हिलना बंद हो गई। कुछ मिनटों के बाद ऊर्जा तरंगें जो पूरे छाया क्षेत्र में कहर बरपा रही थीं, पूरी तरह से गायब हो गईं। हालांकि अवरोध लगाने वाली महिला ने इसे नहीं हटाया। इस समय अचानक एक शक्तिशाली आभा फूट पड़ी और पूरा चांदी के रंग का अवरोध हिलने लगा। पंखों वाली महिला ने अवरोध को मजबूत करने की कोशिश करते हुए भौहें से कोड़ी, लेकिन उसके प्रयासों के बावजूद चांदी के अवरोध पर दरारें दिखाई देने लगीं, जिससे अवरोध द्वारा रोकी गई आभा का कुछ हिस्सा लीक होने लगा। गड़गड़ाहट। छाया क्षेत्र के अंदर के पहाड़ टूटने लगे और जमीन पर गहरी दरारें बन गईं। अवरोध से रिसने वाली आभा की चांदी ही उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट करने के लिए काफी थी। सौभाग्य से अवरोध से निकलने वाली विनाशकारी आभा लंबे समय तक नहीं रही और कुछ सेकंड के बाद गायब हो गई। सफेद बालों वाली पंखों वाली महिला ने राहत की सांस ली जब विनाशकारी आभा गायब हो गई और आखिरकार अवरोध को हटा दिया। जैसे ही उसने अवरोध हटाया, दो ड्रैगन जैसे सींग और पंखों वाली एक महिला उड़ गई। उसका शरीर चमकते काले शल्कों से ढका हुआ था और उसके चारों ओर की आभा अभी भी थोड़ी अस्थिर थी, लेकिन बाधा से बाहर निकलने वाली पिछली विनाशकारी आभा की तुलना में ये पूरी तरह से नियंत्रण में थी। बधाई हो, लेडी अनास्तासिया, सफेद पंखों वाली महिला ने झुककर सम्मानपूर्ण स्वर में कहा। अनास्तासिया ने शर्मिंदगी भरी आवाज में कहा, फ्लोरिटा, उग्र ऊर्जा को रोकने के लिए धन्यवाद, और पंख वाली महिला से कुछ दूरी पर रुक गई। अनास्तासिया पहले एक शीर्ष विश्व स्तर की विशेषज्ञ हुआ करती थी, लेकिन एक दुर्घटना के कारण उसकी रैंक मध्य स्तर पर गिर गई। छाया क्षेत्र के विकसित होने के बाद उसे लगा कि वह फिर से विश्व स्तर के शिखर पर पहुंच सकती है, और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, छाया क्षेत्र के विकास के कारण वह आसानी से एक बार फिर विश्व स्तर के शिखर पर पहुंच गई। क्योंकि यह एक सफलता नहीं थी, बल्कि उसकी मूल रैंक की वसूली थी, अनास्तासिया ने सोचा कि यह उसके आसपास के वातावरण को प्रभावित नहीं करेगा। लेकिन छाया क्षेत्र के वातावरण को भरने वाली आदिम छाया ऊर्जा ने न केवल उसे अपना रैंक पुनः प्राप्त करने में मदद की, बल्कि उसने उसे अपने पिछले स्व से भी अधिक मजबूत बनने में मदद की। यही कारण है कि वह पहले अपनी आभा को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि छाया क्षेत्र पर मुझे दिया गया आंशिक अधिकार मास्टर मुझे मेरी पिछली सीमाओं को पार करने में मदद करेगा, अनास्तासिया ने मन ही मन सोचा और मुस्कुराए। वे दो बेवकूफ़ कहाँ हैं? उसने एक पल के बाद पूछा। उन्होंने कहा कि वे मुकाबला करना चाहते थे और छाया क्षेत्र के किसी सुदूर कोने में चले गए ताकि इसका किसी पर असर न हो। दूसरे शब्दों में, अनास्तासिया ने तटस्थ स्वर में कहा। हाँ, वाल्टेयर को ड्रैवन से फिर से पिटाई मिल रही है, फ्लोरिटा ने शांत स्वर में कहा। वह बेवकूफ़, अनास्तासिया ने अपना सिर हिलाया और आह भरी। हालांकि ड्रैवन अभी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता है, फिर भी वह एक मध्यम स्तर का विश्व विशेषज्ञ है। वह बेवकूफ़ वाल्टेयर उसके साथ क्यों मुकाबला कर रहा है? फ्लोरिटा ने अनास्तासिया की बात सुनकर कुछ नहीं कहा और चुप रहने का फैसला किया। उसे लगा कि अगर वह वाल्टेयर के बारे में बात करेगी तो उसका आईक्यू कुछ अंक कम हो जाएगा। वैसे भी मुझे पता था कि वे दोनों कुतिया की तरह व्यवहार करेंगे। लेडी अनास्तासिया, भाषा, फ्लोरिटा ने अनास्तासिया को सख्त आवाज में टोका। फ्लोरिटा की सख्त आवाज सुनकर अनास्तासिया का शरीर अकड़ गया और वह सूखी हंसी हंस पड़ी। मेरा मतलब है, मुझे पहले से ही पता था कि वे बेवकूफ़ों की तरह व्यवहार करेंगे। यही वजह है कि ड्रैवन के साथ मैंने आपको जगाने का फैसला किया। मैं सम्मानित महसूस कर रही हूं कि आप मुझ पर इतना भरोसा करते हैं, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि मैं भी अभी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें इसलिए चुना क्योंकि मेरे जाने के बाद तुम छाया क्षेत्र में चीज़ों को संभालने के लिए एकदम सही हो। तुम कब जाने की योजना बना रही हो, लेडी अनास्तासिया? फ्लोरिटा ने पूछा। मैं अभी जा रही हूँ। मैं विश्व रैंक के शिखर पर वापस आ गई हूँ और तुम और ड्रेवन पहले से ही यहाँ हैं, इसलिए मुझे अब यहाँ और रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनास्तासिया ने उत्साहित स्वर में कहा और वहाँ से उड़ गई। फ्लोरिटा ने अनास्तासिया को देखा,
जो एक उत्साहित बच्चे की तरह उड़ रही थी और आहें भर रही थी। वह निराश है, उसने कहा और उसके पीछे चली गई। जल्द ही वह अनास्तासिया के पास पहुंच गई और पूछा, हमें उन लोगों के बारे में क्या करना चाहिए जो बाहर हैं? क्या बाहर नए लोग हैं? अनास्तासिया ने फ्लोरिटा की बात सुनकर चेहरे पर शिकन के साथ पूछा। पहले वहां सिर्फ राक्षस थे, लेकिन कुछ दिन पहले कुछ ड्रैगन भी आ गए और अब वे भी राक्षसों के साथ छाया क्षेत्र के प्रवेश द्वार की रखवाली कर रहे हैं, फ्लोरिटा ने ठंडी आवाज में कहा और उसकी सुनहरी आंखें एक पल के लिए बैंगनी हो गईं। उसे वास्तव में ये पसंद नहीं है कि कुछ कमीने उनके दरवाजे के बाहर खड़े हैं। ड्रैगन, अनास्तासिया ने बड़बड़ाया और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। उसकी आंखें कुछ अप्रिय बातों को याद करते हुए चमक उठीं। ऐसा लगता है कि छाया क्षेत्र के बारे में खबर पहले से ही कई लोगों के बीच फैल चुकी है, उसने कहा और अपने कंधे उचका दिए। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि छाया क्षेत्र के हाल ही में हुए विकास के बाद सभी छाया मरे हुए लोग जागने की प्रक्रिया में हैं, और एक बार जब वे सभी जाग जाते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूरा यूटोपिया हमारे बारे में जानता है या नहीं। छाया ऊर्जा तालाब की सारी ऊर्जा मुझे और ड्रैवन को जगाने के लिए इस्तेमाल की गई थी, फ्लोरिटा ने अनास्तासिया की बात सुनकर कहा और आह भरी। छाया ऊर्जा तालाब के ठीक होने में काफी समय लगेगा। अगर इसमें पर्याप्त ऊर्जा होती तो हम सभी शीर्ष स्तरीय छाया मरे हुए लोगों को जगा सकते थे। अनास्तासिया को भी यह अफसोस हुआ कि छाया ऊर्जा तालाब की ऊर्जा खत्म हो गई, लेकिन उसने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। चूंकि वे हमारे दरवाजे के बाहर आवारा जानवरों की तरह खड़े हैं, तो क्या मुझे बाहर जाकर उन्हें चेतावनी देनी चाहिए? फ्लोरिटा ने अचानक पूछा, उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमक उठी। फ्लोरिटा की बात सुनकर अनास्तासिया ने उसकी ओर देखा और चिढ़ाने वाली आवाज में कहा, तुम एक बार फिर मौत के दूत के रूप में अपना काम करना चाहती हो, है न? फ्लोरिटा का मुंह अनास्तासिया की बात सुनकर फड़क उठा और उसने दूसरी ओर देखा। अरे, मुझे मत बताओ कि तुम शर्मिंदा हो। क्या तुम भूल गई हो कि तुम कैसे खुद को मौत के दूत के रूप में पेश करती थी अंडिस को? अनास्तासिया ने अचानक बात करना बंद कर दिया जब उसने देखा कि फ्लोरिटा उसके चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे देख रही थी। लेडी अनास्तासिया, मुझे अभी याद आया कि कोई था जिसने गलती से आत्मा कंगन तोड़ दिया था जिसे बनाने में मास्टर ने कुछ साल बिताए थे और इसका दोष वाल्टेयर पर डाल दिया। संयोग से मैंने असली अपराधी को देखा जिसने आत्मा कंगन तोड़ा था। मुझे आश्चर्य है कि जब मैं उसे असली अपराधी के बारे में बताऊंगी तो मास्टर की क्या प्रतिक्रिया होगी। फ्लोरिटा की बात सुनकर अनास्तासिया का शरीर कांप उठा और उसने तुरंत बात करना बंद कर दिया। फ्लोरिटा ने चुप अनास्तासिया को देखा और अपना सिर हिलाया। जब लोग उसे उसके अपरिपक्व स्व के बारे में याद दिलाते थे जो चुन्नी की तरह व्यवहार करता था, तो वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अभी बाहर मौजूद लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर अभी अभी यूटोपिया वापस आया है और उसे छाया क्षेत्र को अपने मूल के साथ एकीकृत करने से पहले अभी भी कुछ समय चाहिए। हम कुछ भी करने से पहले उसके काफी मजबूत होने का इंतजार करेंगे, अनास्तासिया ने महल के सामने उतरते हुए कहा। फ्लोरिटा उसके साथ उतरी और महल के अंदर उसके पीछे चली गई। जल्द ही वे दोनों महल के सिंहासन कक्ष में पहुंच गए जहां छाया क्षेत्र का मूल स्थित था। तुम अपना सार्क्लोन यहां छोड़ने जा रही हो? फ्लोरिटा ने सिंहासन कक्ष में पहुंचने के बाद पूछा। मैं अपने पास मौजूद आंशिक अधिकार को हस्तांतरित किए बिना बाहर नहीं जा सकती, इसलिए मैं एक सार्क्लोन बनाने जा रही हूं और उसे अधिकार हस्तांतरित करूंगी ताकि मैं जा सकूं, अनास्तासिया ने अपना सार्क्लोन बनाना शुरू करते हुए कहा। अनास्तासिया की बात सुनकर फ्लोरिटा भौचक्की रह गई और चिंतित स्वर में पूछा, क्या इस सार्क्लोन को बनाने के बाद तुम ठीक हो जाओगी? आंशिक अधिकार के दबाव को झेलने में सक्षम सार्क्लोन बनाने के लिए तुम्हें अपनी शक्ति का एक बड़ा हिस्सा इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, मैं इस सार्क्लोन को बनाने के बाद कमजोर हो जाऊंगी और अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या होगी, अनास्तासिया ने कहा और जल्द ही उसका एक सार्क्लोन कमरे में प्रकट हुआ। सार्क्लोन बनाने के बाद अनास्तासिया की आभा बहुत कमजोर हो गई, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की और अपने सार्क्लोन को सिंहासन कक्ष के अंदर एक छोटे सिंहासन पर बैठने दिया। जैसे ही सार्क्लोन छोटे सिंहासन पर बैठा, अनास्तासिया ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके माथे से एक काली किरण निकली जो क्लोन के शरीर के अंदर चली गई। जब काली किरण उसके शरीर के अंदर गई तो क्लोन के माथे के बीच में एक छोटा सा काला निशान दिखाई दिया। क्लोन के माथे पर काला निशान देखकर अनास्तासिया ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेडी अनास्तासिया, आपने अपनी आधी से ज्यादा शक्ति इस सार्क्लोन को हस्तांतरित कर दी है। क्या आपको यकीन है कि यह ठीक है? फ्लोरिटा ने अपने चेहरे पर गहरी भौहें चढ़ाते हुए पूछा। मैं चाहूं तो भी आंशिक अधिकार किसी और को हस्तांतरित नहीं कर सकती, इसलिए अगर मैं छाया क्षेत्र छोड़ना चाहती हूं तो मेरे पास यही एक रास्ता है, अनास्तासिया ने शांत स्वर में कहा और मुस्कुराए। इसके अलावा, भले ही मैंने अपनी आधी से ज्यादा शक्ति स्थानांतरित कर दी हो, फिर भी मैं किसी भी खतरे से खुद को बचाने के लिए पर्याप्त मजबूत हूं। फ्लोरिटा ने कुछ सेकंड के लिए अनास्तासिया को देखा और आखिरकार अपना सिर हिला दिया। तुम कैसे जा रही हो?
बाहर कुछ शक्तिशाली लोग छिपे हो सकते हैं। अगर तुम अपने चरम पर होती तो पूरे यूटोपिया में कोई भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाता, लेकिन तुम्हारी वर्तमान स्थिति में। अनास्तासिया ने सिंहासन पर बैठे अपने क्लोन को देखा और मुस्कुराए। चिंता मत करो, छाया क्षेत्र की शक्ति का उपयोग करके मेरा क्लोन मुझे छाया क्षेत्र के द्वार से लाखों किलोमीटर दूर भेज सकता है। जैसे ही अनास्तासिया ने कहा, सार क्लोन के माथे पर काला निशान चमकने लगा। छाया क्षेत्र की आदिम छाया ऊर्जा और विश्वसार हिल गए और एक काली आभा अनास्तासिया के शरीर को ढंक गई। फ्लोरिटा ये देखकर दंग रह गई कि क्या हो रहा था और उसने चौंकते हुए भाव से अनास्तासिया के क्लोन को देखा। यह नई क्षमता है जो छाया क्षेत्र के विकास के बाद अनलॉक हुई थी। अब जिस व्यक्ति के पास छाया क्षेत्र पर आंशिक अधिकार है, वह इसकी शक्ति का उपयोग कुछ सरल कार्य करने के लिए कर सकता है, अनास्तासिया ने कहा और उसका शरीर गायब होने लगा। इस नई क्षमता की मदद से यदि कोई जबरदस्ती अंदर प्रवेश करता है तो आपके लिए छाया क्षेत्र की रक्षा करना आसान हो जाएगा। अनास्तासिया की बात सुनकर फ्लोरिटा अपने होश में आए और उसने अपना सिर हिलाया। मैं मास्टर के साथ वापस आऊंगी जब वह छाया क्षेत्र को अपने मूल में एकीकृत करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो जाएगा। फ्लोरिटा ने गंभीर स्वर में अनास्तासिया को याद दिलाया, कृपया अपना ख्याल रखें और कोई भी लापरवाही न करें। फ्लोरिटा की बात सुनकर अनास्तासिया ने सिर हिलाया और उसका शरीर आदिम छाया ऊर्जा और विश्वसार से घिरा हुआ था। क्लोन के माथे पर निशान चमक उठा और अनास्तासिया छाया क्षेत्र से गायब हो गई। अध्याय 772 बुलबियर भाग 1। रक्षक मेरी गांड। वह आदमी निश्चित रूप से एक ठग था, इवान ने सीड के साथ चलते हुए शाप दिया। तुम ही थे जिसने सभी सार पत्थरों को चूसा और यहाँ तक कि खदान की दीवारों से बह रहे विश्वसार को भी चूसा। इसलिए सार खानों के संरक्षक के रूप में यह स्वाभाविक है कि उसने तुमसे मुआवजा लिया। सीड ने अपनी हंसी को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करते हुए कहा। वह सिर्फ एक निम्न स्तरीय खदान थी, एक बहुत ही निम्न स्तरीय खदान, लेकिन उसने मुझसे 50,000 उच्च स्तरीय सार पत्थर ले लिए। इवान ने अपने मुंह को हिलाते हुए कहा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसे लूट लिया गया हो। इवान की बात सुनकर सीड ने बस अपना सिर हिलाया और विषय बदलने की कोशिश की। तो अब तुम क्या करने की योजना बना रहे हो? क्या तुम कानून निर्माण का उपयोग करना चाहते हो? इवान ने शांत होने के लिए कुछ गहरी सांसें लीं और सीड के सवाल का जवाब दिया। मैं कुछ शुरुआती स्तर के रैंक 2 राक्षसों का शिकार करने के लिए बंद दुनिया से बाहर जाने की योजना बना रहा हूँ। बाहर जाने की योजना बना रहे हो? इवान की बात सुनकर सीड भौचक्का रह गया, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह बंद दुनिया को छोड़ने की योजना बना रहा होगा। हालांकि उन्हें ज्ञानोदय का पत्थर चुराए हुए 1 महीने से ज्यादा हो गया है, फिर भी उनके लिए बंद दुनिया को फिलहाल छोड़ना अच्छा विचार नहीं था। किसी को भी मेरे असली रूप के बारे में नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि मैं डार्क फॉरेस्ट छोड़ने से पहले भी मुखौटा पहने हुए था। लेकिन इवान ने स्टार सिटी में प्रवेश करने से पहले मुखौटा पहना था और स्टार सिटी में हमने जिन पिशाचों को देखा, उन्होंने डार्क फॉरेस्ट से निकलने पर इवान के असली रूप को जरूर देखा होगा। इसलिए इस बात की थोड़ी संभावना है कि लुसियन और अन्य लोग पहले से ही उसके असली रूप के बारे में जानते हों। सीड ने मन ही मन सोचा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जब इवान ने सीड के चेहरे पर एक शिकन देखी तो वह समझ गया कि वह क्या सोच रहा था, इसलिए उसने शांत स्वर में उसे आश्वस्त किया। मैं अपना रूप बदल लूंगा और मैं डार्क फॉरेस्ट छोड़ने की योजना नहीं बना रहा हूं, इसलिए सब ठीक होना चाहिए। सीड ने इवान की बात सुनकर एक पल के लिए सोचा और आखिरकार अपना सिर हिला दिया। ठीक है, जब तक तुम डार्क फॉरेस्ट नहीं छोड़ोगे तब तक सब ठीक रहेगा। क्या तुम भी मेरे साथ आ रहे हो? सीड के सहमत होने के बाद इवान ने पूछा। हाँ, मैंने रैंक 2 के मांस का अपना स्टॉक इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए मुझे कुछ राक्षसों का शिकार भी करना है, सीड ने जवाब दिया। जब इवान ने सीड को बुलाया तो वह मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया। यह अच्छी बात है, चूंकि तुम आ रहे हो, इसलिए मुझे रैंक 2 राक्षसों को खोजने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें उन क्षेत्रों के बारे में पता होना चाहिए जहां हम उन्हें पा सकते हैं, है न? मुझे कुछ क्षेत्रों के बारे में पता है जहां हम रैंक 2 राक्षसों को पा सकते हैं, लेकिन क्या तुम वाकई उनके खिलाफ लड़ना चाहते हो? सीड ने गंभीर आवाज में पूछा। हालांकि इवान ने केल को मार दिया जो उसके सामने रैंक 2 के शिखर पर था, सीड जानता था कि उस तरह की शक्ति का उपयोग करना आसान नहीं था। चिंता मत करो, जब तक मैं मध्य स्तर के रैंक 2 या उच्च स्तर के राक्षस के साथ खिलवाड़ नहीं करता तब तक मुझे ठीक रहना चाहिए, इवान ने सीड को सुनने के बाद कहा। सीड से बात करते समय इवान ने अपनी छाया इंद्रियों का उपयोग किया और अपने सभी छाया मरे हुओं को आदेश भेजा जो उसके घर के प्रशिक्षण मैदान में थे। जब इवान के छाया मरे हुओं को उसका आदेश मिला तो उन सभी ने प्रशिक्षण रोक दिया और उसके छाया क्लोन की ओर बढ़ गए, जिसे उसने अपने अन्य छाया मरे हुओं के साथ प्रशिक्षण मैदान में छोड़ दिया था। इवान के क्लोन ने छाया भंडारण कौशल का उपयोग किया और प्रशिक्षण मैदान में मौजूद सभी छाया मरे हुओं के अंदर चले गए। जैसे ही क्लोन का छाया भंडारण इवान के छाया भंडारण से जुड़ा, सभी छाया मरे हुओं ने तुरंत उसके छाया भंडारण में प्रवेश किया। ये कनेक्शन काफी उपयोगी है।
इवान ने मन ही मन सोचा जब उसके सभी छाया मरे हुओं ने तुरंत उसके छाया भंडारण में प्रवेश किया। सीड और इवान बंजर भूमि से उड़ गए जहां सार पत्थर की खदानें स्थित थीं और टेलीपोर्टेशन बिल्डिंग की ओर चले गए जिसका उपयोग उन्होंने पिछली बार बंद दुनिया से बाहर निकलने के लिए किया था। टेलीपोर्टेशन बिल्डिंग तक पहुंचने में उन्हें लगभग 5 घंटे लगे। इमारत के अंदर जाने के बाद सीड ने स्थान चुना और वे दोनों बंद दुनिया से गायब हो गए। डार्क फॉरेस्ट के अंदरूनी इलाके में एक ऊंचे हरे भरे पेड़ के ऊपर एक सफ़ेद रोशनी चमकी और इवान और सीड वहां दिखाई दिए। बंद दुनिया से निकलने से पहले ही दोनों ने अपना रूप बदल लिया था और अब वे सामान्य इंसानों की तरह दिख रहे थे। पेड़ के ऊपर दिखाई देने के बाद सीड ने तुरंत इवान को निर्देश दिया, अपनी आभा छिपाओ। सीड की बात सुनकर इवान ने तुरंत अपनी आभा छिपाई और अपने आसपास के माहौल को सतर्कता से देखा। ये डार्क फॉरेस्ट का आंतरिक क्षेत्र है जिसमें ज्यादातर रैंक 2 और रैंक 3 राक्षस रहते हैं। हम वर्तमान में आंतरिक क्षेत्र के किनारे पर हैं जहां रैंक 2 के ज्यादातर राक्षस रहते हैं, सीड ने समझाया। हालांकि यह क्षेत्र अपेक्षाकृत सुरक्षित होना चाहिए, फिर भी हमें सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि रैंक 3 के राक्षस कभी कभी कमजोर शिकार का शिकार करने के लिए यहां आते हैं। सीड की बात सुनकर इवान ने समझ में सिर हिलाया और आसपास की चीजों का पता लगाने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का इस्तेमाल करने से परहेज किया। मुझे कीड़ों के समान कुछ छोटे छायादार मरे हुए बनाने की जरूरत है क्योंकि वे खोजबीन के लिए एकदम सही होंगे, लेकिन मैंने कभी उनके जैसे किसी राक्षस का सामना नहीं किया है। इवान ने मन ही मन कहा जब वह और सीड पेड़ की चोटी से नीचे उतरे। मुझे एक ऐसी जगह पता है जहां हम शुरुआती स्तर के रैंक 2 के राक्षस पा सकते हैं। चलो चलें, सीड ने जंगल के तल पर पहुंचने के बाद कहा और वे जंगल में और भी आगे बढ़ गए। सीड डार्क फॉरेस्ट के इस क्षेत्र से परिचित था क्योंकि वह अक्सर राक्षसों का शिकार करने के लिए यहां आता था, इसलिए चलते समय उन्हें किसी भी जीव का सामना नहीं करना पड़ा। कुछ ही मिनटों में वे जंगल में और भी आगे बढ़ गए और जल्द ही सीड एक गुफा के सामने रुक गया। ऐसा लगता है कि वह आदमी अभी भी यहाँ है, सीड ने गुफा के ठीक बाहर पैरों के निशानों को देखते हुए टिप्पणी की। यहाँ किस तरह का राक्षस रहता है? इवान ने पैरों के निशान देखकर उत्सुक स्वर में पूछा। इवान की बात सुनकर सीड मुस्कुराया और हल्की आवाज में कहा, ये बुलबियर नामक राक्षस की गुफा है। अध्याय 773 बुलबियर भाग 2। ये क्या है? इवान ने पूछा जब सीड ने अपनी स्टोरेज रिंग से जामुन जैसे फलों का एक गुच्छा निकाला और उन्हें गुफा के सामने फेंक दिया। बुलबियर को ये जामुन खाना पसंद है, हम उन्हें इस्तेमाल करके इसे गुफा से बाहर निकालने में सक्षम होंगे, देवदार ने गुफा के प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए उत्तर दिया। अचानक उसने कुछ सोचा और भौहें सिकोड़ लीं। वैसे बुलबियर्स की रक्षा बहुत मजबूत है, आपके लिए इसे मारना आसान नहीं होगा। अगर तुम चाहो तो हम कमजोर रक्षा वाले किसी दूसरे बिगिनर लेवल रैंक 2 मॉन्स्टर की तलाश कर सकते हैं। हाई डिफेंस। इवान ने सीड की बात सुनकर भौहें चढ़ा लीं और गहरी सोच में डूब गया। वह बिगिनर लेवल रैंक 2 मॉन्स्टर से लड़ना चाहता था। इसका कारण सिर्फ इतना ही नहीं था कि वह रैंक 2 शैडो अनडेड बनाना चाहता था, बल्कि इसलिए भी था कि वह एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ अपनी मौजूदा शक्तियों का परीक्षण करना चाहता था। शैडो पोजेशन और डेथ गार्डियन उसे रैंक 2 कोर इवॉल्वर्स से लड़ने के लिए पर्याप्त शक्ति दे सकते हैं, लेकिन ये ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ आपातकालीन स्थिति में ही किया जा सकता है। शैडो पोजेशन स्किल के लिए कूलडाउन समय 10 घंटे है, जबकि डेथ गार्डियन स्किल का इस्तेमाल हफ्ते में सिर्फ एक बार किया जा सकता है। ये दो चीजें ऐसी नहीं हैं जिनका इस्तेमाल वह अपनी मर्जी से कर सकता है। वह जल्द ही प्राचीन के मकबरे में प्रवेश करेगा, इसलिए इवान इन दो कौशलों का इस्तेमाल किए बिना बिगिनर लेवल रैंक 2 मॉन्स्टर के खिलाफ अपनी शक्तियों का परीक्षण करना चाहता था ताकि उसकी शक्तियों को अच्छी तरह समझ सके। ईमानदारी से कहूं तो उसे यकीन नहीं था कि वह अपने शैडो पोजेशन का इस्तेमाल किए बिना रैंक 2 मॉन्स्टर को मार सकता है या डेथ गार्डियन अथॉरिटी। रैंक 2 इवॉल्वर रैंक 1 इवॉल्वर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं और पिछली बार जब वह केल को आसानी से मार पाया था तो वह केवल रीपर के क्रोध कौशल, शैडो पोजीशन कौशल और डेथ गार्डियन अथॉरिटी के निष्क्रिय प्रभाव के कारण था, जिससे उसके लिए किसी भी हमले से घायल होना असंभव हो गया था। अगर डेथ गार्डियन अथॉरिटी का प्रभाव न होता तो उसके लिए अपने जोन का इस्तेमाल करने के बाद केल को मारना बहुत मुश्किल होता। डेथ गार्डियन अथॉरिटी की वजह से वह केल के जोन से पूरी तरह से बचने में सक्षम था। अगर वह अपने सबसे शक्तिशाली कौशल का उपयोग किए बिना एक शुरुआती स्तर रैंक 2 राक्षस को मारना चाहता है तो उसे बुलबियर को कोई मौका न देने के लिए एक आश्चर्यजनक हमला करना होगा और जितनी जल्दी हो सके उसे मारना होगा। लेकिन सीड कह रहा है कि इसकी रक्षा बहुत अधिक है, इसलिए इवान को यकीन नहीं था कि उसके हमले इस पर काम करेंगे या नहीं। आइए इसे एक बार आजमा कर देखें। भले ही मैं इसे हरा न सकूं, लेकिन मैं अपने मरे हुए लोगों का इस्तेमाल करके इससे सुरक्षित बच सकता हूं, इवान ने एक पल के बाद कहा और सीड की तरफ देखा। सीड ने इवान की बात सुनकर अपने कंधे उचका दिए और कुछ और नहीं कहा। अगर लड़ाई के दौरान कुछ हो भी जाए तो उसे बचाना मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा, सीड ने सोचा और दोनों ने बुलबियर के गुफा से बाहर आने का इंतजार किया।
सीड ने जो जामुन इस्तेमाल किए थे वे बहुत कारगर थे और कुछ ही मिनटों के इंतजार के बाद इवान ने गुफा में कुछ हलचल देखी। जल्द ही एक भूरा 3 मीटर लंबा राक्षस जिसके सिर पर 2 सींग थे अपने 4 खुरों पर गुफा से बाहर निकला। राक्षस का रूप भालू जैसा था, लेकिन भालू के गोलमटोल शरीर के विपरीत राक्षस का शरीर बैल की तरह मांसल था और उसके शरीर से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। बुलबियर की उभरी हुई मांसपेशियों को देखकर इवान अपनी लार को निगलने से खुद को रोक नहीं सका और एक पल के लिए उसने अपनी बहादुरी का परीक्षण करने के लिए एक और राक्षस की खोज करने के बारे में सोचा। आगे बढ़ो, तुम अन्य राक्षसों के बारे में चिंता किए बिना स्वतंत्र रूप से लड़ सकते हो। मैं इस क्षेत्र के चारों ओर कुछ मिट्टी की दीवारें बनाऊंगा ताकि अन्य राक्षस लड़ाई को महसूस न कर सकें, सीड ने इवान के कंधे को थपथपाते हुए धीमी आवाज में कहा। सीड की बात सुनकर इवान का मुंह अनियंत्रित रूप से फड़क उठा और उसने गहरी सांस ली। यहाँ कुछ नहीं है, उसने मन ही मन कहा और बुलबियर की ओर एक कदम बढ़ाया, जो अभी अभी अपनी गुफा से बाहर आया था। विंडवॉक कौशल का उपयोग करते हुए इवान तुरंत बुलबियर के सिर के ऊपर दिखाई दिया। जिस क्षण इवान उसके ऊपर दिखाई दिया, बुलबियर ने उसकी उपस्थिति को महसूस किया और बिजली की गति से अपना सिर उठाया, अपनी गहरी पीली आंखों को इवान की ठंडी काली आंखों से मिला दिया। इससे पहले कि बुलबियर इवान के चेहरे को ठीक से देख पाता, उसके आसपास का वातावरण अंधेरा हो गया। छाया दुनिया। इवान ने छाया दुनिया का पूरी शक्ति से उपयोग किया और एक काले गुंबद ने तुरंत 300 मीटर के क्षेत्र को कवर किया। दहाड़। बुलबियर जब उसके आसपास का वातावरण अंधेरा हो गया तो वह दहाड़ने लगा और उसने देखा कि इवान उसके सिर पर मुक्का मारने के लिए अपनी ताकत जुटा रहा है। जब बुलबियर ने देखा कि इवान उसके सिर को कुचलने की योजना बना रहा है तो उसके लिए चकमा देने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि उसके लिए चकमा देने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, लेकिन बुलबियर घबराया नहीं और मुक्का मारने से बचने के लिए तुरंत अपने सिर के चारों ओर एक ढाल बना ली। जब इवान ने बुलबियर के सिर के चारों ओर ढाल देखी तो वह मुस्कुराया और आखिरी सेकंड में उसने बुलबियर के सिर पर मुक्का मारने से अपनी स्थिति बदलकर खाली आसमान की ओर ऊपर की ओर मुक्का मारना शुरू कर दिया। जब इवान ने अचानक अपनी स्थिति बदलकर खाली आसमान की ओर मुक्का मारा तो बुलबियर हैरान रह गया और उसे नहीं पता था कि वह क्या योजना बना रहा है। जैसे ही बुलबियर इवान की अजीब हरकत से भ्रमित हुआ, इवान अचानक उसके सिर के ऊपर से गायब हो गया। टेलीपोर्टेशन। शैडो वर्ल्ड की शक्ति का उपयोग करते हुए इवान बुलबियर के 4 खुरों के बीच में प्रकट हुआ और खुद को सीधे प्राणी के पेट के नीचे रख लिया। पावर ऑरा, टेम्पोरल वेलोसिटी, विंड मैनिपुलेशन, सोनिक रेजोनेंस। इवान ने एक ही समय में अपने कई कौशल का इस्तेमाल किया और उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी। वह बुलबियर के पेट के नीचे आने से पहले ही ऊपर की ओर मुक्का मारने की स्थिति में था, इसलिए जब तक बुलबियर को एहसास हुआ कि क्या हो रहा है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इवान की मुट्ठी से जंगली जानवर की दहाड़ की तरह शक्तिशाली ध्वनि कंपन निकल रही थी। इवान जोर से चिल्लाया और 1 सेकंड से भी कम समय में बुलबियर के पेट के बीच में 100 से ज्यादा मुक्के मारे। इवान के मुंह के बुलबियर के पेट से टकराए और दहाड़। बुलबियर दर्द से दहाड़ उठा और उसका विशाल शरीर रॉकेट की तरह आसमान की ओर उड़ गया। बुलबियर जिस गति से आकाश की ओर बढ़ा वह इतनी तेज थी कि शैडो वर्ल्ड का शीर्ष टूट गया और बुलबियर आकाश में ऊपर चढ़ता रहा। बुलबियर ने हवा में ही खून के बड़े बड़े घूंट खांसे और ऐसा लगा जैसे उसके अंदरूनी अंग एक एक करके टूट रहे हों। इवान टेम्पोरल वेलोसिटी स्किल का इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए उसने बुलबियर को धीमी गति से आकाश में ऊपर चढ़ते देखा। हरी हवा उसके पैरों के चारों ओर घूम गई और एक पल में वह बुलबियर के ऊपर पहुंच गया, जो अभी भी आकाश की ओर चढ़ रहा था। एबिसल वोर्टेक्स। इवान ने बुलबियर के ऊपर दिखाई देने के बाद ठंडी आवाज में कहा और उसके सामने अलग अलग रंगों की रोशनी से चमकता एक गहरा भूरा भंवर खुल गया। जैसे ही भंवर खुला उसमें से कई तरह के हमले निकले और बुलबियर पर हमला किया, जो अभी भी आकाश के बीच में था, और उसे नीचे जमीन की ओर धकेल दिया। अध्याय 774 रियलिटी बैंडिंग भाग 1। एबिसल वोर्टेक्स अद्वितीय कौशल सक्रिय होने पर प्राइमर्डियल शैडो एनर्जी का उपयोग करके अंधेरे के एक भंवर को बनाता है जो आने वाले हमलों को अवशोषित और निष्प्रभावी कर देता है। उपयोगकर्ता एबिसल वोर्टेक्स के अंदर निष्प्रभावी हमलों को संग्रहित कर सकता है और उनका उपयोग अपने दुश्मनों पर हमला करने के लिए कर सकता है। शैडो वर्ल्ड कौशल के समान एबिसल वोर्टेक्स वह कौशल है जो इवान को रैंक 1 कोर इवॉल्वर बनने के बाद प्राप्त हुआ। पहले ये शैडो वोर्टेक्स नामक एक कौशल था, लेकिन प्राइमर्डियल शैडो एनर्जी के प्रभाव के कारण शैडो वोर्टेक्स एबिसल वोर्टेक्स में विकसित हो गया। एबिसल वोर्टेक्स के अंदर इवान ने अपने शैडो अनडेड के 10 हमलों को संग्रहित किया था। हालांकि वे सभी हमले शुरुआती स्तर के रैंक 1 हमले थे, फिर भी वे कुछ ऐसे नहीं थे जिन्हें एक शुरुआती स्तर का रैंक 2 राक्षस पूरी तरह से अनदेखा कर सकता था। आमतौर पर बुलबियर के लिए एबिसल वोर्टेक्स के जरिए इवान द्वारा किए गए सभी हमलों को रोकना आसान होता, लेकिन इवान के पहले के हमले की वजह से बुलबियर के अंदरूनी अंग लगभग नष्ट हो गए थे। बुलबियर एबिसल वोर्टेक्स से आने वाले हमलों को रोकने में सक्षम नहीं था और उनसे मारा गया।
बिजली, आग, धरती, अलग अलग तरह के तत्व आपस में टकराए और कुछ अराजक में बदल गए जो बुलबियर के संपर्क में आते ही फट गए, जिससे वह जमीन की ओर गिर गया। बुलबियर दर्द से दहाड़ उठा क्योंकि उसका शरीर जमीन की ओर उड़ गया, जिससे आसमान का एक छोटा सा हिस्सा उसके खून के लाल रंग में रंग गया। बुलबियर को जमीन की ओर गिरते देख इवान शांत नहीं हुआ क्योंकि वह जानता था कि बुलबियर की सुरक्षा और जीवन शक्ति ही उसके मजबूत बिंदु थे। बुलबियर के जमीन पर गिरने से पहले इवान के शैडो स्टोरेज से कार्नेज ने गोली चलाई और उसने उसे पकड़ लिया। उसने एक हाथ से कार्नेज को उठाया और खुद को फेंकने की मुद्रा में खड़ा किया। कार्नेज को गिरते हुए बुलबियर की ओर निशाना बनाया। उसके हाथ की मांसपेशियां उभर आईं और उसने कार्नेज को भाले की तरह गिरते हुए बुलबियर की ओर फेंक दिया। गुरुत्वाकर्षण हेरफेर। कार्नेज को फेंकने से ठीक पहले उसने गुरुत्वाकर्षण हेरफेर कौशल का पूरी शक्ति से इस्तेमाल किया, जिससे कार्नेज का वजन अपनी पूरी सीमा तक बढ़ गया। गड़गड़ाहट। इवान आकाश में लगभग 1000 मीटर ऊपर था, इसलिए जब उसने अपनी पूरी ताकत और गुरुत्वाकर्षण हेरफेर कौशल का उपयोग करके कार्नेज को फेंका तो आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी, जैसे कि कुछ भयानक होने वाला था। कार्नेज काली रोशनी की एक लकीर में बदल गया और उल्कापिंड की तरह बुलबियर की ओर उतरा। इवान ने जिस क्षण अपनी लड़ाई शुरू की, सीड ने डार्क फॉरेस्ट के बड़े क्षेत्र में दर्जनों पृथ्वी की दीवारें बना दी थीं। हालांकि वे अब तक पूरी तरह से बेकार थीं क्योंकि इवान ने लड़ाई शुरू होते ही बुलबियर को आसमान में ऊंचा उड़ा दिया था। लेकिन इस समय जब सीड ने काली रोशनी की लकीर को नीचे आते देखा और आकाश की गड़गड़ाहट सुनी तो उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई और उसने तुरंत और अधिक पृथ्वी की दीवारें बना दीं। भाड़ में जाओ, क्या वह डार्क फॉरेस्ट के सभी राक्षसों को यहाँ बुलाना चाहता है? सीड चिल्लाया क्योंकि पृथ्वी की वैचारिक ऊर्जा बिना रुके उसके शरीर से बाहर निकल गई। जिस गति से कार्नेज आसमान से नीचे आया वह बुलबियर के गिरने की गति से 10 गुना अधिक थी, इसलिए उसने एक पल में बुलबियर को टक्कर मार दी। कार्नेज का थूथन सामने था जो बुलबियर की छाती को छेद रहा था और उसके गिरने की गति को 10 गुना बढ़ा रहा था। दहाड़। बुलबियर दर्द और भय से दहाड़ उठा और इससे पहले कि उसका दिमाग अभी अभी हुई घटनाओं को समझ पाता, एक जोरदार धमाके के साथ वह धरती से टकराया, जिससे शॉकवेव प्राचीन पेड़ों में गूंज उठी। देवदार ने आसपास के क्षेत्र में दर्जनों मिट्टी की दीवारें बनाई थीं, लेकिन जिस क्षण बुलबियर और कार्नेज एक साथ जमीन पर गिरे सभी दीवारें एक एक करके उड़ गईं। जमीन ढह गई और टक्कर के बल ने शॉकवेव को बाहर की ओर भेजा, डोमिनो की तरह पेड़ों को गिरा दिया और उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर दिया। चट्टानें, जो कभी ठोस और अचल थीं, अनगिनत टुकड़ों में बिखर गईं और जख्मी परिदृश्य में कमफेदी की तरह बिखर गईं। धूल और मलबे के एक बादल ने 10 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र को घेर लिया, जिससे कभी हरे भरे परिवेश पर एक अशुभ चमक छा गई। लानत है, सीड को नुकसान को कम करने के लिए अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना पड़ा ताकि अन्य राक्षस प्रभावित न हो और प्रभावित क्षेत्र में न आए। एवन ने आसमान से उठ रहे विशाल धूल के बादल को देखा और जोर से सांस ली। लड़ाई शुरू हुए कुछ ही सेकंड हुए थे और उसके पास अभी भी आधे से अधिक विश्वसार और आदिम छाया ऊर्जा बची हुई थी। हालांकि इतने कम समय में इतने सारे कार्य करने और अपने कई कौशलों का उपयोग करने से उसके शरीर पर बहुत अधिक बोझ पड़ा और उसकी सहनशक्ति काफी कम हो गई। वह कमीना कार्नेज द्वारा छुरा घोंपने और इतने शक्तिशाली प्रभाव से जमीन पर गिरने के बाद भी अभी भी जीवित है। इवान ने शाप दिया जब उसने धूल के बादल से बुलबियर की कमजोर जीवन आभा को महसूस किया और एक बार फिर हमला करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही इवान एक बार फिर हमला करने की तैयारी कर रहा था, गर्जना। धूल के बादल से क्रोध से भरी एक गर्जना फूट पड़ी। धमाका। धूल का बादल उड़ गया और एक विशाल पृथ्वी भला भरा हुआ था अराजक ऊर्जा और एक तेज आभा जारी करते हुए इवान की ओर मिसाइल की तरह फेंका गया। शटर। इवान अभी भी टेम्पोरल वेलोसिटी कौशल का उपयोग कर रहा था, लेकिन टेम्पोरल वेलोसिटी कौशल के प्रभाव में भी उसने पाया कि पृथ्वी का भाला बिजली की तरह तेज है। भाला एक पल में उसके सामने आ गया और उसे सीने में मारा, जिससे वह आसमान में और भी ऊपर उड़ गया। आधे रास्ते में पृथ्वी के भाले की अराजक ऊर्जा पूरी तरह से अस्थिर हो गई और यह प्रकाश की एक चमकदार चमक में विस्फोट हो गया। विस्फोट से कच्ची शक्ति की एक धार निकलती है, जिससे सभी दिशाओं में शॉकवेव बाहर की ओर फैलती हैं। जैसे ही भाले की अराजक ऊर्जा फूटती है, इसकी तीव्र गर्मी हर दिशा में दसियों किलोमीटर तक बादलों को वाष्पीकृत कर देती है, जिससे आकाश में एक खालीपन रह जाता है। विस्फोट से निकली शॉकवेव वायुमंडल में गूंजती है, जिससे उनके रास्ते में आने वाली हर चीज भूकंपीय बल से हिल जाती है। नीचे जमीन पर पहले से ही नष्ट हो चुकी धरती प्रघात तरंगों के हमले से कांप उठी और जमीन एक बार फिर नीचे धंस गई। सीड ने अपने चेहरे पर एक भावशून्य भाव के साथ चौंकाने वाले विस्फोट को देखा। वह कार्नेज और बुलबियर की दुर्घटना से होने वाले शॉकवेव से निपटने में इतना व्यस्त था कि उसे हस्तक्षेप करने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि पृथ्वी भला इवान से टकराए और विस्फोट हो जाए। कुछ सेकंड के बाद सीड वास्तविकता में वापस आ गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह तुरंत विस्फोट की ओर भागा। अरे, मैं लापरवाह था।
मुझे उम्मीद है कि वह अभी भी जीवित है, उसने पीले चेहरे के साथ कहा और विस्फोट के स्थान की ओर तेजी से बढ़ा। सीड ने अभी चलना शुरू ही किया था कि अचानक उसे कुछ महसूस हुआ और उसने उस जगह की ओर देखा जहां वह एक पल पहले खड़ा था। जैसे ही सीड ने पीछे देखा, उसने जमीन पर एक छोटी सी सफेद वस्तु देखी जो चमकी और इवान वहां दिखाई दिया। इवान को देखकर सीड दंग रह गया और उसने देखा कि वह पूरी तरह से सुरक्षित है। इवान ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा और आंखों में डर के साथ आसमान की ओर देखा। अगर मैंने ग्रोथ लिंक स्किल के दूसरे प्रभाव का उपयोग करके खुद को बचाने के लिए समय रहते एस्ट्रोनॉक स्किल टाइटेन या रेजिलियंस को सक्रिय नहीं किया होता तो मैं खत्म हो जाता। इवान ने मन ही मन बुदबुदाया और उस जगह को देखा जहां बुलबियर कार्नेज के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। टाइटैनिक रेजिलियंस अद्वितीय कौशल सक्रिय होने पर आप सभी आने वाली क्षति के लिए अस्थायी रूप से अभेद्यता प्राप्त करते हैं, जिससे आप सभी हमलों को आसानी से अनदेखा कर सकते हैं। हालांकि आप इस अवस्था के दौरान हमला नहीं कर सकते या अन्य कौशल का उपयोग नहीं कर सकते। अभेद्यता की स्थिति 10 सेकंड तक रहेगी और इसका उपयोग हर 3 घंटे में एक बार ही किया जा सकता है। जब इवान ने बुलबियर को देखा तो उसने देखा कि उसकी आभा बेहद कमजोर थी, जो ये दर्शाती थी कि पहले किया गया हमला उसे अपने साथ ले जाने का उसका आखिरी प्रयास था। इवान ने सीडर को पूरी तरह से सुरक्षित देखकर उसके हैरान होने के भाव को भी देखा, लेकिन वह पहले बुलबियर को खत्म करना चाहता था, इसलिए वह तुरंत उसकी दिशा में चला गया। कुछ ही सेकंड में इवान उस जगह पर पहुंच गया जहां बुलबियर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और उसे 20 किलोमीटर से ज्यादा फैले एक बड़े गड्ढे के बीच में पाया। बुलबियर का विशालकाय शरीर जमीन पर सपाट पड़ा था और कार्नेज का थूथन अभी भी उसके सीने में फंसा हुआ था। कार्नेज सिर्फ एक एस रैंक आर्टिफैक्ट है, लेकिन इसकी अविनाशिता के कारण पिछली दुर्घटना के बाद भी इस पर एक भी खरोंच नहीं है। इवान ने बुदबुदाते हुए बुलबियर से कुछ दूरी पर लैंड किया। बुलबियर ने इवान को घृणा भरी नजरों से देखा, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसकी ज्यादातर हड्डियां पहले ही चकनाचूर हो चुकी थीं और पिछली दुर्घटना के बाद उसके अंदरूनी अंग गल गए थे। मुझे पहले से ही महसूस हो रहा है कि पिछली हलचल के कारण कई राक्षस हमारी ओर बढ़ रहे हैं। इवान ने बुदबुदाते हुए अचानक गोबू को बुलाया। इसे मार डालो और जैसा कि मैंने तुमसे कहा था, रियलिटी बैंडिंग अथॉरिटी का इस्तेमाल करो, उसने गोबू को बुलाने के बाद गंभीर आवाज में कहा। इवान की बात सुनकर गोबू ने अपना सिर हिलाया और बुलबियर को भयावह भाव से देखा। बुलबियर के पूरे शरीर में रोंगटे खड़े हो गए जब उसने गोबू की अजीब शक्ल देखी, लेकिन गोबू ने इसकी परवाह नहीं की और अपनी छाती पर लगे घाव से बुलबियर के दिल को कुचल दिया। बुलबियर की जीवन शक्ति पहले से ही बहुत कमजोर थी, इसलिए जब गोबू ने उसका दिल कुचला तो वह तुरंत मर गया। जिस क्षण बुलबियर की मृत्यु हुई, गोबू के पेट पर सभी की आंखें चमक उठीं। आपका शैडो अनडेड आपकी इच्छा के अनुसार वास्तविकता को मोड़ने के लिए रियलिटी बैंडिंग अथॉरिटी का उपयोग कर रहा है। इवान की आंखों के सामने एक सूचना चमक उठी। सभी को नमस्कार। मैं आपको बताना चाहता था कि मेरे भाई की शादी के कारण ये सप्ताह मेरे लिए थोड़ा व्यस्त हो सकता है। परिणामस्वरूप अध्याय अपडेट में कुछ असंगतताएं हो सकती हैं। इससे होने वाली किसी भी असुविधा के लिए मैं क्षमा चाहता हूं और मैं उपन्यास के लिए आपके द्वारा दिखाए जा रहे सभी समर्थन की वास्तव में सराहना करता हूं। समझने के लिए धन्यवाद। अध्याय 775 वास्तविकता झुकाव भाग 2। आपका शैडो अनडेड वास्तविकता झुकाव प्राधिकरण का उपयोग आपकी इच्छा के अनुसार वास्तविकता को मोड़ने के लिए कर रहा है। जैसे ही इवान की आंखों के सामने अधिसूचना चमकी, ऊर्जा की एक लहर ने मृत बुलबियर के शरीर को घेर लिया। गोबू के पेट पर सभी आंखें चमक उठीं और बुलबियर के शरीर के ऊपर हवा में एक वस्तु का निर्माण होने लगा। ऊर्जा की एक लहर और बड़ी मात्रा में रक्त बुलबियर के शरीर से बाहर निकल गया और वस्तु के साथ विलीन हो गया। कुछ ही सेकंड में मृत बुलबियर के शरीर के ऊपर एक रूबी रेडस्टोन बन गया। एक बार पत्थर बन जाने के बाद इवान ने इसे पकड़ लिया और इसकी जांच की। सोल ब्लड क्रिस्टल, ये काम कर गया। इवान ने राहत की सांस ली जब उसने रूबी रेडस्टोन का नाम देखा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान दिखाई दी। वास्तविकता झुकाव प्राधिकरण सक्रिय होने पर आप कुछ हद तक कुछ होने की संभावना में हेरफेर कर सकते हैं। इस प्राधिकरण का उपयोग हर 2 महीने में एक बार किया जा सकता है। यदि कुछ शर्तें पूरी होती हैं तो वास्तविकता झुकने वाला प्राधिकरण विकसित किया जा सकता है। मैंने अध्याय 504 में वास्तविकता झुकने वाले प्राधिकरण का उल्लेख किया था, हालांकि उस समय इसका नाम वास्तविकता बदलाव था। राक्षस की मृत्यु पर अधिकांश समय उसका कोर ऊर्जा में बदल जाएगा और उसकी मृत्यु के क्षण में गायब हो जाएगा। लेकिन कभी कभी राक्षस का कोर ऊर्जा में नहीं बदलता है और राक्षस की मृत्यु के बाद भी बरकरार रहता है। किसी राक्षस के मरने के बाद उसके कोर के बरकरार रहने की संभावना काफी कम है। यही वजह है कि राक्षस कोर की कीमत बहुत अधिक है। आत्मा रक्त क्रिस्टल भी एक ऐसी चीज है जो राक्षस की मृत्यु पर बनती है। कभी कभी बहुत ही दुर्लभ अवसरों पर रैंक 2 या उससे ऊपर के रैंक वाले राक्षस की मृत्यु पर उसके राक्षस कोर की ऊर्जा गायब नहीं होगी और इसके बजाय राक्षस के रक्त सार के साथ विलीन हो जाएगी।
आत्मा रक्त क्रिस्टल तब बनता है जब राक्षस कोर की ऊर्जा राक्षस के रक्त सार के साथ विलीन हो जाती है। कोर की ऊर्जा के रक्त सार के साथ विलय की संभावना बहुत कम है। यही कारण है कि इवान स्टार सिटी में सोल ब्लड क्रिस्टल नहीं खोज पाया। रियलिटी बैंडिंग अथॉरिटी का उपयोग करते हुए इवान ने गोबू से सोल ब्लड क्रिस्टल के निर्माण की संभावना को अधिकतम सीमा तक बढ़ाने के लिए कहा। बंद दुनिया छोड़ने से पहले इवान को यकीन नहीं था कि उसका विचार काम करेगा या नहीं, लेकिन सौभाग्य से रियलिटी बैंडिंग अथॉरिटी ने ठीक काम किया और उसे एक सोल ब्लड क्रिस्टल मिला। यह अथॉरिटी वास्तव में कुछ और ही है। इवान ने बड़बड़ाया और सोल ब्लड क्रिस्टल को दूर रख दिया। यह अफसोस की बात है कि गोबू इसे हर 2 महीने में एक बार ही इस्तेमाल कर सकता है और मुझे कार्नेज को विकसित करने के लिए 2 सोल ब्लड क्रिस्टल की आवश्यकता है, अन्यथा आज कार्नेज को विकसित करना मेरे लिए कोई समस्या नहीं होती। जब इवान ने सोल ब्लड क्रिस्टल को दूर रखा तो सीड को आखिरकार होश आया और वह उसके पास गया। वह वास्तव में जानना चाहता था कि इवान बुलबियर के हमले से कैसे बच गया, लेकिन वह इस समय इसकी परवाह नहीं कर सकता था क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि इवान और बुलबियर की लड़ाई के कारण बहुत से राक्षस उनकी ओर आ रहे थे। हमें तुरंत चले जाना चाहिए, इवान के पास पहुंचने के बाद सीड ने एक जरूरी आवाज में कहा। इवान को भी महसूस हो रहा था कि बहुत से राक्षस उनकी दिशा में बढ़ रहे थे, इसलिए उसने अपना सिर हिलाया और बुलबियर के शरीर को अपने शैडो स्टोरेज के अंदर रख दिया। उसने शैडो स्टोरेज के अंदर गोबू को भी वापस बुलाया और वे दोनों तुरंत वहां से भाग गए। इवान और सीड के भागने के कुछ मिनट बाद बहुत से राक्षस उस जगह पर आ गए जहां बुलबियर मारा गया था और बुलबियर के इलाके पर कब्जा करने के लिए राक्षसों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। तारानकन तारानकन तारानकन। इवान और सीड काफी देर तक भागते रहे और तभी रुके जब उन्हें किसी राक्षस की आभा महसूस नहीं हुई। अरे, ये खतरनाक था। अगर हम उन राक्षसों द्वारा पकड़े गए होते तो वे निश्चित रूप से एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के बजाय हम पर हमला कर देते। सीड ने रुकने के बाद कहा और इवान को ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस को देख रहा हो। इस बार इवान ने लड़ाई के दौरान असामान्य व्यवहार नहीं किया, जैसा कि उसने केल के खिलाफ लड़ाई में किया था। ये स्पष्ट था कि उसने पिछली बार इस्तेमाल की गई शक्ति का उपयोग नहीं किया, लेकिन फिर भी उसने बुलबियर को मार डाला। हालांकि वह जानता था कि इवान बुलबियर को आसानी से मारने में सक्षम था क्योंकि उसका आश्चर्यजनक हमला था, फिर भी उसकी नज़र में यह अभी भी काफ़ी बेतुका था कि एक मध्यम स्तर के रैंक 1 कोर रिवॉल्वर ने एक शुरुआती स्तर के रैंक 2 बुलबियर को इतनी आसानी से मार दिया। लड़ाई के दौरान उसने जो कौशल इस्तेमाल किए वे भी सामान्य नहीं थे, खासकर वह कौशल जिससे काला गुंबद बना। सीड ने सोचा, अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बावजूद मैं यह नहीं देख पाया कि उस काले गुंबद के अंदर क्या हुआ और कैसे बुलबियर आसमान में उड़ गया। इवान ने जब देखा कि सीड उसे कैसे देख रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, तो वह हंस पड़ा। ईमानदारी से वह भी हैरान था क्योंकि उसने बुलबियर को कैसे मारा। उसने वास्तव में सोचा था कि यह एक बहुत कठिन लड़ाई होगी, लेकिन उसका पहला हमला, जिसने बुलबियर के अंगों को लगभग कुचल दिया, जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक प्रभावी निकला। जब सीड ने इवान को हंसते हुए देखा तो वह वास्तव में उसे हराना चाहता था, लेकिन खुद को रोक लिया। खांसी, ऐसा लगता है कि अब हम खतरे से बाहर हैं, इवान ने खांसते हुए कहा जब उसने देखा कि सीड हमला करने की कगार पर था। सीड ने उस दिशा में देखा जहां से वे अभी आए थे और अपना सिर हिलाया। क्या तुम अब भी राक्षसों का शिकार करना चाहते हो या अब वापस जाना चाहते हो? बेशक, मैं कुछ और शुरुआती स्तर रैंक 2 राक्षसों का शिकार करना चाहता हूं, इवान ने सीड की बात सुनकर बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया। और यह और भी बेहतर होगा यदि तुम मुझे कहीं ले जा सको जहां हम शुरुआती स्तर रैंक 2 राक्षसों का एक समूह पा सके, उसने एक पल के बाद जोड़ा। रैंक 2 राक्षसों का एक समूह। इवान की बात सुनकर सीड का मुंह खुला रह गया और वह उसे मृत आंखों से देखता रहा, सोच रहा था कि उसके दिमाग में क्या गड़बड़ है। क्या यह आदमी सोचता है कि जीवन पर्याप्त रोमांचक नहीं है और अधिक रोमांच चाहता है? रैंक 2 राक्षसों के समूह के बजाय तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते और डार्क फॉरेस्ट के अधिपति के खिलाफ लड़ते? सीड वास्तव में इवान को ये बात सुनने के बाद कहना चाहता था, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। क्या मैं पूछ सकता हूं कि तुम रैंक 2 राक्षसों के समूह से क्यों मिलना चाहते हो? इवान को पहले से ही पता था कि सीड क्या सोच रहा था, इसलिए उसने बस मुस्कुराया और अपने शैडो स्टोरेज से बुलबियर का शरीर निकाला। शरीर को बाहर निकालने के बाद उसने सबसे पहले कार्नेज को उसके सीने से बाहर निकाला। सीड ने भौहें उठाकर कार्नेज को देखा और आश्चर्यचकित था कि इवान ने जो किया उसके बाद एस रैंक आर्टिफैक्ट टूटा नहीं। कार्नेज को दूर रखने के बाद इवान ने सीड की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। छाया पुनरुत्थान, उसने कहा और कुछ हजार आत्माओं को ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया ताकि उसका कौशल विफल न हो। उसके अंदर की आदिम छाया ऊर्जा हिल गई और बुलबियर का शरीर हिलने लगा। जब सीड ने देखा कि क्या हो रहा था तो उसे याद आया कि कैसे इवान ने केल के साथ आए लोगों को मारने के बाद एक छाया मरे हुए को बनाया था और उसकी आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। मुझे मत बताओ कि वह रैंक 2 भी बना सकता है।
सीड बोलने के बीच में था जब उसने देखा कि मृत बुलबियर के शरीर से बैंगनी आंखों वाला एक काले रंग का बुलबियर निकलकर इवान के सामने घुटने टेक रहा है। भाड़ में जाओ, ये किस तरह का टूटा हुआ कौशल है। सीड कसम खाने से खुद को रोक नहीं सका और अपनी आंखें चौड़ी करके घुटने टेकते हुए बुलबियर को देखा। अचानक उसके दिमाग में एक और विचार आया और उसने इवान को कांपती आंखों से देखा। आप शुरुआती स्तर रैंक 2 राक्षसों के एक समूह के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। मुझे मत बताओ कि तुम इनमें से एक से ज्यादा बना सकते हो। सीड की बात सुनकर इवान बस मुस्कुराया और कुछ नहीं बोला। हालांकि इवान ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सीड को पहले से ही उसके सवाल का जवाब पता था, इसलिए वह पूरी तरह से अवाक था। चलो चलते हैं और शुरुआती स्तर के राक्षसों का एक समूह ढूंढते हैं। इस बुरे लड़के की मदद से मेरे लिए उनका शिकार करना मुश्किल नहीं होगा, इवान ने बुलबियर के कंधे को थपथपाते हुए कहा, जो उसके सामने घुटने टेक रहा था। सीड ने इवान की बात सुनकर गहरी सांस ली और बस अपना सिर हिलाया। उसने उनके आसपास की चीजों को देखा और एक पल के बाद एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इवान सीड के पीछे गया और अपने रीपर के क्रोध कौशल के सक्रिय प्रभाव पर नजर डाली। सक्रिय प्रभाव: हर 2 महीने में एक बार आप रीपर के क्रोध कौशल के सोल हार्वेस्ट मोड का उपयोग 5 मिनट के लिए कर सकते हैं। सोल हार्वेस्ट मोड के प्रभाव में 25% संभावना है कि आप जिस लक्ष्य को मारते हैं उसकी आत्मा को अवशोषित कर लेंगे। यदि आप लक्ष्य की आत्मा को सफलतापूर्वक अवशोषित करते हैं तो आपको लक्ष्य के किसी भी एक आंकड़े से 10% आंकड़े प्राप्त होंगे। आंकड़े यादृच्छिक रूप से चुने जाते हैं। नोट: लक्ष्य के आंकड़ों का 10% प्राप्त करने के लिए अंकों के आधार पर जिस लक्ष्य को आप मारते हैं वह आपसे कम 2 स्तर ऊपर होना चाहिए। अध्याय 776 भाग 1। इवान और सीड के जाने के लगभग आधे घंटे बाद 2 लोग उस स्थान पर दिखाई दिए जहां इवान ने बुलबियर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। दिखाई देने वाले दोनों लोग मध्य स्तर के रैंक 3 इवॉल्वर थे, जिनकी आंखें खून से लाल और त्वचा पीली थी, जो दर्शाता है कि वे पिशाच थे। जब वे पहुंचे तो उन्होंने कई शीर्ष रैंक 2 राक्षसों को एक दूसरे के खिलाफ लड़ते देखा, जबकि अन्य मध्य स्तर और शुरुआती रैंक 2 राक्षस घायल होने के बाद भाग गए। रैंक 2 राक्षसों को लड़ते हुए देखकर दोनों पिशाच भौंचक्के रह गए। उनके मध्य स्तर के रैंक 3 आभा भड़क उठे, जिससे सभी रैंक 2 राक्षस कांप उठे और स्थान से भाग गए। राक्षसों के बीच एक और संघर्ष। हल्के चांदी के बालों वाले पिशाचों में से एक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, जब मैंने पहले लड़ाई को महसूस किया तो मुझे वास्तव में लगा कि हमने उन्हें पा लिया है। दूसरे पिशाच, जिसके बाल गहरे काले थे, ने आह भरते हुए कहा। जानकारी के अनुसार वे एक हवाई जहाज का उपयोग करके भाग गए और यह डार्क फॉरेस्ट के आसपास गायब हो गया। यदि हम खोज जारी रखते हैं तो हम उन्हें खोजने में सक्षम हो सकते हैं, चांदी के बालों वाले पिशाच ने कहा और क्षेत्र को स्कैन करने के लिए अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग किया। उन्हें खोजने का इनाम 50 मिलियन उच्च स्तरीय सार पत्थर है, इसलिए हमें दूसरों से पहले उन्हें ढूंढना होगा, काले बालों वाले पिशाच ने गंभीर आवाज में कहा और जल्द ही दोनों पिशाच वहां से गायब हो गए। तारांकन तारांकन तारांकन। डार्क फॉरेस्ट के एक अलग क्षेत्र में इवान द्वारा बुलबियर को मारने के कुछ घंटों बाद सीड और इवान ने भेड़ों के एक समूह को देखा। भेड़ें बैंगनी हरे फर से ढकी हुई थीं और उनके सिर के ऊपर 2 सींग थे। एक सींग हरा था जबकि दूसरा गहरा बैंगनी था। समूह में कुल 18 भेड़ें थीं। 3 मध्य स्तर रैंक 1 थीं, 2 रैंक 1 के शिखर पर थीं, 11 रैंक 2 के शुरुआती स्तर पर थीं और 2 रैंक 2 के मध्य स्तर पर थीं। आप क्या सोचते हैं? सीड ने भेड़ों के समूह को देखते हुए पूछा। उनमें से ज्यादातर को संभालना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन सीड की बात सुनकर इवान ने कहा, क्या आप 2 मध्यम स्तर के लोगों के बारे में निश्चित हैं? हालांकि पवन और बिजली भेड़ें बिजली और हवा के तत्वों के साथ अपने उच्च संबंध के कारण सामान्य राक्षसों की तुलना में अधिक शक्तिशाली हैं, फिर भी मैं उन दोनों को आसानी से संभाल सकता हूं, सीड ने इवान की बात सुनकर आत्मविश्वास से कहा। इवान सीड के आत्मविश्वास से हैरान नहीं था, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि वह सामान्य रैंक 2 कोर रिवॉल्वर नहीं था। उसने भेड़ों के समूह को कुछ और सेकंड के लिए देखा और एक गहरी सांस ली। चूंकि ऐसा है, इसलिए मैं पहले जाऊंगा। मैं दूसरी रैंक 1 भेड़ों की भी देखभाल कर सकता हूं अगर तुम चाहो, सीड ने ठीक उसी समय पेशकश की जब इवान कार्रवाई करने वाला था। सीड की बात सुनकर इवान मुस्कुराया और एक कदम आगे बढ़ा। चिंता मत करो, उसने कहा और उसकी परछाई हिलने लगी। मैं इस बार अकेले नहीं लड़ने जा रहा हूं। दहाड़। जैसे ही इवान ने एक कदम आगे बढ़ाया, एक जोरदार दहाड़ के साथ बुलबियर का छाया मरे हुए अपने छाया भंडारण से बाहर आया और एक छोटी रैंक 1 भेड़ की ओर एक पृथ्वी भाला फेंका, जिससे वह तुरंत मर गया। बुलबियर के बाद गोबो, एलिसिया, नेक्रोस, एक्लिप्स, स्नो और कुछ और छाया मरे हुए जो मध्य स्तर रैंक 1 तक पहुंच गए थे, वे भी बाहर आए और भेड़ों के समूह की ओर बढ़े। शुरुआती स्तर रैंक 2 भेड़ों की आंखें गुस्से से लाल हो गईं जब उन्होंने कुछ यादृच्छिक रैंक 1 राक्षसों को उन पर हमला करते देखा और वे उन पर हमला करने वाले थे।
हालांकि शुरुआती स्तर रैंक 2 भीड़ों के कार्रवाई करने से पहले इवान की आंखें श्वेतपटल सहित काली पड़ने लगीं और उनकी आंखों के सामने दो सूचनाएं चमक उठीं। आपने अथॉरिटी ऑल जीरो का इस्तेमाल किया है। आपने रीपर के क्रोध कौशल के सोल हार्वेस्ट मोड को सक्रिय किया है। इवान हर 2 महीने में एक बार रीपर के क्रोध कौशल के सक्रिय प्रभाव का उपयोग कर सकता है। उसे इसका उपयोग करने से पहले अभी भी कुछ और दिनों तक इंतजार करना पड़ा क्योंकि यह अभी भी कूल डाउन पर था, लेकिन अथॉरिटी ऑल जीरो का उपयोग करके वह अगले 15 सेकंड के लिए अपने सभी कौशल का उपयोग उनके कूलडाउन समय के बारे में चिंता किए बिना कर सकता था। ऑल जीरो अथॉरिटी एक बार सक्रिय होने के बाद आपके सभी कौशल का कूलडाउन समय 0 पर वापस आ जाएगा और अगले 15 सेकंड के लिए 0 पर रहेगा, चाहे आप उन्हें कितनी भी बार उपयोग करें। ऑल जीरो अथॉरिटी का उपयोग हर महीने एक बार किया जा सकता है। ऑल जीरो वह अथॉरिटी है जिसे वोलाक ने तब जगाया था जब वह रैंक 1 कोर इवॉल्वर बन गया था। ग्रोथ लिंक स्किल का उपयोग करके इवान ने यह अथॉरिटी ली ताकि वह समय से पहले अपने रीपर के क्रोध कौशल के सोल हार्वेस्ट मोड का उपयोग कर सके। हालांकि इवान ने ऑल जीरो अथॉरिटी लेने के कारण एलिसिया से लिया गया ब्लेसिंग ऑफ लाइट अथॉरिटी खो दिया, लेकिन फिलहाल उसने इस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वह कुछ दिनों के बाद फिर से अथॉरिटी बदल सकता है। पहली नज़र में ऑल जीरो एक सामान्य अथॉरिटी प्रतीत होता है, लेकिन यह वास्तव में एक बहुत ही उच्च स्तरीय अथॉरिटी है, खासकर इवान के लिए। इवान के पास डेथ ट्रांसफर जैसे कौशल हैं जो एक पल में उसके सभी शारीरिक नुकसान को ठीक कर सकते हैं, लेकिन इस कौशल का कूल डाउन समय 2 घंटे का है। अगर इवान ऑल जीरो अथॉरिटी का उपयोग करता है तो वह 2 घंटे के कूलडाउन समय की चिंता किए बिना 15 सेकंड के लिए असीमित बार डेथ ट्रांसफर कौशल का उपयोग करने में सक्षम होगा, और यही बात उसके अन्य कौशलों पर भी लागू होती है। रीपर के क्रोध कौशल के सोल हार्वेस्ट मोड को सक्रिय करने के बाद इवान ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया और शुरुआती स्तर रैंक 2 पवन और बिजली भेड़ के समूह की ओर बढ़ गया। छाया कब्जा चार्ज करते समय उसने शैडो पोजीशन का इस्तेमाल किया और बुलबियर की शैडो अनडेड इवान के साथ विलीन हो गई। जिस क्षण बुलबियर इवान के साथ विलीन हुआ, उसके शरीर से एक भयानक आभा फूट पड़ी और वह तुरंत शुरुआती स्तर रैंक 2 पवन और बिजली भेड़ों में से एक के सामने प्रकट हुआ। उसका हाथ पृथ्वी के हल्के भूरे रंग से चमक उठा और अपने भयानक शक्ति स्टेट का उपयोग करते हुए, जो वर्तमान में 200 से अधिक अंक था, उसने पवन और बिजली भेड़ के सिर पर मुक्का मारा। इवान का हाथ भेड़ के सिर से टकराया और धमाका, एक जोरदार धमाके के साथ उसका सिर गुब्बारे की तरह फट गया। शुरुआती स्तर रैंक 2 राक्षस की आत्मा को सफलतापूर्वक काटा। आपकी चपलता 14 अंक बढ़ गई। अपने से कम 2 स्तर ऊपर के लोगों को मारकर आत्माओं को काटने की 25% संभावना सक्रिय हो गई और इवान की चपलता और भी बढ़ गई। अपने शरीर में नई शक्ति का संचार महसूस करते हुए इवान ने बड़ी मुस्कान के साथ अन्य शुरुआती स्तर रैंक 2 पवन और बिजली भेड़ों को देखा, जिससे वे डर से कांप उठीं। मध्य स्तर रैंक 2 भेड़ें भी तब स्तब्ध रह गईं जब शुरुआती स्तर रैंक 2 भेड़ों में से एक को इवान ने अचानक मार डाला, लेकिन वे दोनों जल्द ही अपने होश में आ गईं और उनके शरीर से जबरदस्त हत्या का इरादा निकला, जिससे उनके आसपास की जमीन कांप उठी। इवान ने मध्य स्तर रैंक 2 भेड़ों की हत्या के इरादे को महसूस किया, लेकिन उसने उनकी परवाह नहीं की क्योंकि वह जानता था कि सीड उनका ख्याल रखेगा। और जैसा कि उसने उम्मीद की थी, जिस क्षण मध्य स्तर की भेड़ों ने अपना कदम बढ़ाया, सीड ने भी कार्रवाई की और उसके और भेड़ों के बीच प्रकट हुआ। उसने अपने एक पैर को जमीन पर टैप किया और एक विशाल पृथ्वी की दीवार आसमान में ऊंची उठी, जिसने इवान को सीडे और 2 मध्य स्तर रैंक 2 भेड़ों से अलग कर दिया। इवान ने पृथ्वी की दीवार को देखा और थोड़ा मुस्कुराया। उसने रैंक 1 भेड़ों पर नजर डाली और देखा कि उन पर उसके छाया मरे हुए लोगों द्वारा हमला किया जा रहा था। चलो जल्दी से इसे खत्म करते हैं, इससे पहले कि दूसरे राक्षस यहाँ आ जाएं। इवान ने बड़बड़ाया और अपने चेहरे पर एक भयावह भाव के साथ 10 शेष शुरुआती स्तर रैंक 2 भेड़ों को देखा। भेड़ें पहले से ही इवान से डरी हुई थीं क्योंकि उसने उनमें से एक को मार दिया था, इसलिए जब उन्हें लगा कि उसके उनके प्रति बुरे इरादे हैं तो वे सभी अवचेतन रूप से एक कदम पीछे हट गईं। हालांकि जल्द ही वे सभी अपने होश में आ गईं और दंग रह गईं कि उन्हें एक व्यक्ति के कारण डर लग रहा था, जबकि उनमें से 10 थे। सभी शुरुआती स्तर रैंक 2 भेड़ों की आंखें गुस्से से लाल हो गईं और उनके शरीर के चारों ओर हवा और बिजली दिखाई दी। जब इवान ने ये देखा तो उसे मजा आया और उसकी आध्यात्मिक शक्ति काम करने लगी। माइंड सरपैशन। जैसे ही इवान ने माइंड सरपैशन कौशल का उपयोग किया, उसकी अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति ने तुरंत सभी भेड़ों के शरीर को जमा दिया और उन्हें अपने सिर में चुभने वाला दर्द महसूस हुआ। रैंक 1 कोर इवॉल्वर बनने के बाद इवान ने पहली बार माइंड सरपैशन स्किल का इस्तेमाल किया था, इसलिए जब उसने इसका इस्तेमाल किया तो वह भी अपनी आध्यात्मिक शक्ति के स्तर से हैरान था, जो वर्तमान में शैडो पोजेशन स्किल के कारण इस दुनिया से बाहर थी। उसे नहीं पता था कि क्यों, लेकिन इस पल में इवान को लगा कि वह अपनी जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके सभी शुरुआती स्तर रैंक 2 भेड़ों को मार सकता है। जैसे ही यह विचार उसके दिमाग में आया, इवान के आसपास एक काली आभा छाने लगी। उसके पीछे सब कुछ काला हो गया और अंधेरे के बीच में 2 गहरी लाल आंखें खुल गईं।
जिस क्षण ये दो गहरी लाल आंखें खुली, सभी भेड़ों को लगा जैसे कि उन्हें एक भयानक प्राणी देख रहा है और उनके शरीर कांपने लगे। इवान को आश्चर्य हुआ जब उसने अपने कौशल और परिवेश में अचानक बदलाव महसूस किया। जब इवान अभी भी सोच रहा था कि क्या हो रहा है, तो उसकी आंखों के सामने अचानक एक सूचना चमक उठी। माइंड सरपैशन नस्लीय कौशल भय में विकसित हो गया है। अध्याय 777 भय भाग 2 प्रश्नवाचक चिन्ह कोष्टक मन का अतिक्रमण नस्लीय कौशल भय में विकसित हो गया है। क्या? इवान चौंक गया जब उसने अधिसूचना देखी और उसके चेहरे पर स्तब्ध भाव के साथ उसे देखा। उसने अधिसूचना पर ध्यान केंद्रित किया और भय कौशल का विवरण उसके सामने प्रकट हुआ। भय नस्लीय कौशल सक्रिय होने पर आप अपनी आत्मा के वास्तविक रूप का एक छोटा सा हिस्सा छोड़ सकते हैं। कम आध्यात्मिक शक्ति वाले और कमजोर इच्छाशक्ति वाले प्राणी आपकी आत्मा के वास्तविक रूप को देखकर भय की गहरी भावना महसूस करेंगे। अपनी आत्मा के वास्तविक रूप को छोड़ने से आपकी आध्यात्मिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खर्च होता है और यदि आप इसे लंबे समय तक उपयोग करते हैं तो यह आपके लिए खतरनाक हो सकता है। सच्चा रूप। इवान ने बुदबुदाया और अपने पीछे के अंधेरे को देखा। पहले ये रीपर का क्रोध था और अब ये। इवान ने अपने पीछे के अंधेरे में खुली दो गहरी लाल आंखों को देखते हुए कहा। उसे नहीं पता था कि माइंड सरपैशन एक नस्लीय कौशल में क्यों विकसित हुआ, लेकिन अपने दोनों नस्लीय कौशलों के नामों को देखकर इवान बता सकता है कि उसकी नस्ल एल्थारॉन निश्चित रूप से कुछ अनोखी है। उसने शुरुआती स्तर रैंक 2 भेड़ों को देखा और देखा कि वे सभी अपने चेहरे पर डर के भाव के साथ कांप रहे थे। 10 शुरुआती स्तर रैंक 2 भेड़ों में से 2 तो जमीन पर दुबक गईं और अब उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं कर पाईं। राक्षसों के समूह को अपने सामने दुबकते देखकर इवान उलझन में पड़ गया और उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। धमाका। जब इवान अपने कौशल के विकास के बारे में सोच रहा था तो सीड द्वारा बनाई गई पृथ्वी की दीवार के दूसरी तरफ से एक तेज आवाज गूंजी। इसे भूल जाओ, मैं इन सभी मामलों के बारे में इस पर ध्यान देने के बाद सोचूंगा, इवान ने खुद से कहा और भेड़ों के समूह की ओर चल दिया। इवान के पीछे का अंधेरा उसके साथ साथ चला गया और जब उन्होंने अंधेरे को अपने करीब आते देखा तो सभी भेड़ें और भी कांपने लगीं। यहाँ तक कि जब इवान भेड़ों के समूह के सामने रुका तो उन्होंने कुछ नहीं किया और बस जमीन की ओर देखते रहे, उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। जब इवान ने ये देखा तो उसने आह भरी और अपना सिर हिलाया। उसने भेड़ों के सिर थपथपाए जिससे उनके सिर के अंदर एक शक्तिशाली बल भेजा गया, उनके दिमाग को नष्ट कर दिया और एक पल में उनकी जीवन शक्ति को मिटा दिया। शुरुआती स्तर रैंक 2 राक्षस की आत्मा को सफलतापूर्वक काटा। आपकी ताकत 13 अंक बढ़ गई है। शुरुआती स्तर रैंक 2 राक्षस की आत्मा को सफलतापूर्वक काटा। आपकी सहनशक्ति 17 अंक बढ़ गई है। शुरुआती स्तर रैंक 2 राक्षस की आत्मा को सफलतापूर्वक काटा। आपकी चपलता 16 अंक बढ़ गई है। शुरुआती स्तर रैंक 2 राक्षस की आत्मा को सफलतापूर्वक काटा। आपकी सहनशक्ति 17 अंक बढ़ गई है। 10 भीड़ों को मारने पर रीपर के क्रोध कौशल का आत्मा संचयन प्रभाव 4 बार सक्रिय हुआ, जिससे इवान के स्टेट पॉइंट काफी बढ़ गए। अपनी ताकत में वृद्धि महसूस करते हुए वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और संतुष्टि में सिर हिलाया। धमाका। धमाका। दीवार के दूसरी तरफ से लड़ाई की आवाजें तेज होती जा रही थीं, जो दर्शाती थीं कि लड़ाई अपने अंत के करीब पहुंच रही थी। लड़ाई की आवाज सुनकर इवान की आंखें चमक उठीं और उसने रैंक 2 भेड़ों के शवों को देखा। उसके अंदर की आदिम छाया ऊर्जा हिल गई और उसने छाया पुनरुत्थान कौशल का उपयोग किया। इवान ने कौशल का उपयोग केवल उन भेड़ों पर किया जिनकी आत्माओं को पहले नहीं निकाला गया था, क्योंकि जिन भेड़ों की आत्माओं को उसने रीपर के क्रोध कौशल के माध्यम से अवशोषित किया था उन्हें छाया मरे हुए में नहीं बदला जा सकता था। जिन भेड़ों की आत्माओं को नहीं निकाला गया था उनके शरीर छाया पुनरुत्थान कौशल के सक्रिय होने पर हिलने लगे और आदिम छाया ऊर्जा उनके शरीर के अंदर घुस गई। छाया पुनरुत्थान विफल। छाया पुनरुत्थान विफल। 6 भेड़ें थीं जिनकी आत्माओं को नहीं निकाला गया था और उनमें से 4 सफलतापूर्वक छाया मरे हुए में बदल गईं। हालांकि 2 भेड़ें छाया मरे हुए में नहीं बदलीं। जिन 2 भेड़ों की आत्माएं छाया मरे हुए में नहीं बदलीं, उनकी त्वचा फट गई और उनसे लाल रक्त बहने लगा। इवान को यह देखकर आश्चर्य नहीं हुआ और उसने एक बार फिर छाया पुनरुत्थान का उपयोग किया। इस बार छाया पुनरुत्थान विफल नहीं हुआ और दोनों भेड़ें सफलतापूर्वक छाया मरे हुए में बदल गईं। 6 शुरुआती स्तर रैंक 2 पवन और बिजली भेड़, इवान ने कहा और संतुष्टि में सिर हिलाया। उसने अपने पीछे देखा और देखा कि उसके छाया मरे हुए लोगों ने रैंक 1 की सभी भेड़ों को भी मार डाला था। हालांकि उनमें से 2 शीर्ष रैंक 1 भेड़ें थीं, छाया मरे हुए लोगों ने अपनी संख्या से उन्हें अभिभूत कर दिया। इस बार इवान ने रैंक 1 भेड़ को छाया मरे हुए लोगों में नहीं बदला, इसके बजाय उसने आत्मा अवशोषण कौशल का उपयोग करके उनकी आत्माओं को अवशोषित कर लिया। मुझे रैंक 1 इवॉल्वर्स की आत्माओं से एक आत्मा बीकन बनाने की जरूरत है, अगर मैं खुद को किसी खतरनाक स्थिति में पाता हूं, इवान ने बड़बड़ाया और सीड द्वारा बनाई गई पृथ्वी की दीवार को देखा।
आत्मा बीकन। रैंक 1 से नीचे की 10,000 आत्माओं का एक साथ उपयोग करके आप आत्माओं के सार से बना एक अनूठा जादुई बीकन बना सकते हैं, जिससे आप उन विशिष्ट स्थानों पर टेलीपोर्ट कर सकते हैं जहां आत्मा बीकन रखा गया है। ये कौशल सक्रियण पर विश्वसार की एक बड़ी मात्रा का उपभोग करता है और टेलीपोर्टेशन दूरी जितनी अधिक होगी, विश्वसार उतना ही अधिक होगा खपत होगी। सोल बीकन कौशल का उपयोग करके आप जिस दूरी तक टेलीपोर्ट कर सकते हैं, वह आपके द्वारा बनाए जाने वाले बीकन के रैंक पर निर्भर करेगा। नोट: यदि आप रैंक 1 या उससे ऊपर के इवॉल्वर्स की आत्माओं का उपयोग करते हैं, तो आप सोल बीकन बनाने के लिए आवश्यक आत्माओं की संख्या को घटाकर 50 कर सकते हैं। आमतौर पर इवान को सोल बीकन बनाने के लिए 10,000 आत्माओं की आवश्यकता होती थी, लेकिन रैंक 1 कोर इवॉल्वर बनने के बाद कौशल थोड़ा बदल गया। यदि वह रैंक 1 से नीचे की आत्माओं का उपयोग करके सोल बीकन बनाना चाहता था, तो उसे अभी भी 10,000 आत्माओं की आवश्यकता थी, लेकिन यदि वह रैंक 1 या उससे ऊपर के कोर इवॉल्वर्स की आत्माओं का उपयोग करता है, तो उसे एक बनाने के लिए केवल 50 आत्माओं की आवश्यकता होगी। एस रैंक सोल बीकन का उपयोग करके वह 2000 किलोमीटर की दूरी तक टेलीपोर्ट कर सकता था, लेकिन कोर इवॉल्वर्स के लिए 2000 किलोमीटर कुछ भी नहीं था। वे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके इसे कुछ ही मिनटों या सेकंड में कवर कर सकते थे। चूंकि वह प्राचीनों के मकबरे पर जा रहा था, इसलिए उसे कुछ ऐसा चाहिए था जो उसे सुरक्षित रख सके यदि वह खुद को किसी खतरनाक स्थिति में पाता। एक सोल बीकन जो उसे दूर भेज सकता था, उसके लिए एकदम सही था। रैंक 1 भीड़ की आत्माओं को अवशोषित करने के बाद इवान ने डर कौशल का उपयोग करना बंद कर दिया, क्योंकि यह उसकी आत्मा पर बहुत भारी पड़ रहा था। उसने कौशल का उपयोग केवल कुछ सेकंड के लिए किया था, लेकिन उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का लगभग 30% खो दिया था। डर कौशल को निष्क्रिय करने के बाद उसने पृथ्वी की दीवार को देखा और उसके शीर्ष पर कूद गया। जिस क्षण वह शीर्ष पर पहुंचा, उसने महसूस किया कि चारों ओर भयानक ऊर्जा तरंगें बह रही हैं। हवा और बिजली सब कुछ नष्ट कर रही थी, और डार्क फॉरेस्ट का दसियों किलोमीटर का क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो गया था। विनाश के बीच सीड अपने चेहरे पर एक उदासीन भाव के साथ खड़ा था। उसके चारों ओर एक छोटा सा क्षेत्र पृथ्वी के गहरे भूरे रंग से ढका हुआ था, और यह क्षेत्र बिजली और हवा के हमले से पूरी तरह प्रभावित था। अचानक सीड का शरीर भूरे रंग से चमक उठा और वह जमीन में धंस गया। धमाका! इससे पहले कि इवान समझ पाता कि क्या हुआ, उसने देखा कि सीड मध्य स्तर की रैंक 2 भेड़ों में से एक के पीछे से आया और उसे उड़ाकर दूर भेज दिया। भेड़ 500 मीटर से ज्यादा दूर तक उड़ी और जोरदार धमाके के साथ जमीन पर गिर पड़ी। टक्कर की वजह से उसकी ज्यादातर हड्डियां टूट गईं और वह लगातार खून की खांसी करती रही। दूसरी मध्य स्तर की रैंक 2 भेड़ ने अपने साथी को उड़ता हुआ देखकर गुस्से में दहाड़ लगाए और हवा और बिजली के तूफान का इस्तेमाल करके सीड पर हमला किया, लेकिन सीड एक बार फिर जमीन में धंस गया और उसके हमले को चकमा दे दिया। गड़गड़ाहट! अचानक डार्क फॉरेस्ट की जमीन हिलने लगी। मध्य स्तर की रैंक 2 भेड़ को संकट का गहरा एहसास हुआ और उसके शरीर पर फर खड़ा हो गया। हवा और बिजली उसके शरीर के चारों ओर चक्कर लगा रही थी, क्योंकि वह भागने की कोशिश कर रही थी। हालांकि भेड़ के भागने से पहले जमीन से 4 भूरे हाथ निकले और उसे पकड़ लिया। हवा और बिजली की भेड़ें डर से दहाड़ने लगीं और धरती के हाथों को नष्ट करने का प्रयास किया। वूश! लेकिन भेड़ के हाथ नष्ट करने से पहले अचानक जमीन से एक भाला निकला और उसके पेट में घुस गया, जिससे जमीन खून से लाल हो गई। इवान ने देखा कि सीड ने भेड़ को कितनी आसानी से संभाला और थोड़ा मुस्कुराया। उसने भेड़ को देखा जिसे सीड ने पहले उड़ा दिया था और दीवार के ऊपर से गायब हो गया। एक पल में वह घायल भेड़ के सामने पहुंचा, जो अभी भी खून खांस रही थी, और अपनी पूरी ताकत से उसे मुक्का मारा, जिससे उसके सिर में एक शक्तिशाली बल लगा। भेड़ पहले से ही बुरी तरह घायल थी, इसलिए जब इवान ने अचानक उस पर हमला किया तो वह कुछ नहीं कर सकी और उसका मस्तिष्क नष्ट हो गया। रैंक 2 मध्य स्तर के राक्षस की आत्मा को सफलतापूर्वक काटा। आपका विश्वसार 30 अंक बढ़ गया है। अध्याय 778 एक महीना। प्रश्नवाचक चिन्ह कोष्टक। रैंक 2 मध्य स्तर के राक्षस की आत्मा को सफलतापूर्वक काटा। आपका विश्वसार 30 अंक बढ़ गया है। इवान की आंखों के सामने 2 सूचनाएं चमक उठीं, जिससे वह संतुष्टि में अपना सिर हिलाने लगा। यह अफसोस की बात है कि मैं मध्य स्तर के रैंक 2 राक्षसों को छाया मरे हुए में नहीं बदल सकता, अन्यथा। उसने मृत मध्य स्तर के रैंक 2 भीड़ों को देखते हुए बुदबुदाया। उसने पलटकर देखा कि सीड ने दूसरी मध्य स्तर की पवन और बिजली भेड़ को भी मार दिया था। भेड़ों को मारने के बाद सीड मुंह खोले इवान की ओर चला गया और चौंकते हुए स्वर में पूछा, तुमने उन 10 भेड़ों को इतनी जल्दी कैसे मार दिया? इवान को 10 शुरुआती स्तर के रैंक 2 भेड़ों को मारना था, इस बीच उसे 2 भेड़ों को मारना था। पहले सीड ने सोचा था कि वह मध्य स्तर की भेड़ों से निपटने के बाद शुरुआती स्तर की भेड़ों को मारने में इवान की सहायता करेगा, लेकिन इवान ने कुछ ही सेकंड में 10 बिगिनर लेवल भेड़ों को खत्म कर दिया और यहां तक कि अपने लक्ष्यों को खत्म करने के लिए यहां आया। इवान सीड की बात सुनकर असहाय होकर मुस्कुराया और उसे समझ में नहीं आया कि क्या कहे। वह बिगिनर लेवल भेड़ों को इतनी जल्दी मारने में सक्षम था, इसका कारण डर कौशल था।
एक बार जब हवा और बिजली की भीड़ों ने उसकी आत्मा का असली रूप देखा तो उन्होंने उसकी ओर देखने की भी हिम्मत नहीं की और उसने उन्हें आसानी से मार डाला। ये देखकर कि इवान कुछ नहीं बोल रहा था, सीड ने अपना सिर हिलाया और इवान द्वारा मारे गए मध्यस्तर की भीड़ों को देखा। क्या आप और राक्षसों का शिकार करना चाहते हैं? नहीं, इवान ने सीड की बात सुनकर जवाब दिया, क्योंकि वह पहले ही अपने स्टेट पॉइंट बढ़ाने और कुछ रैंक 2 शैडो अनडेड बनाने का अपना लक्ष्य हासिल कर चुका था। अगर उसने और राक्षसों का शिकार करने का फैसला किया तो उन्हें राक्षसों का एक सही समूह खोजने में कुछ घंटे लगेंगे, और तब तक उसके शैडो पोजीशन और रीपर के क्रोध कौशल की अवधि समाप्त हो जाएगी। छाया कब्जा कौशल के बिना उसके लिए शुरुआती स्तर रैंक 2 राक्षसों के एक समूह का सामना करना मुश्किल होगा। इसके अलावा अब जब उसके पास 7 रैंक 2 छाया मरे हुए थे तो वह अपनी वैचारिक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए वापस जाने पर विचार कर रहा था ताकि वह अपना डोमेन बना सके। इवान की बात सुनकर सीड ने अपने स्टोरेज रिंग के अंदर मध्यस्तर रैंक 2 भीड़ों के शवों को रख दिया। चूंकि ऐसा ही है तो क्या हमें वापस जाना चाहिए? उसने शवों को रखने के बाद पूछा। इवान ने सीड की बात सुनकर सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि वह भी लौटने के बारे में सोच रहा था। इवान को सिर हिलाते हुए देखकर सीड ने अपने स्टोरेज रिंग से एक छोटा चांदी के रंग का कागज निकाला। कागज पर एक रून उकेरा हुआ था जो अजीब शक्ति उतार चढ़ाव उत्सर्जित कर रहा था। जब इवान ने कागज और रून को देखा तो उसे रून कागज याद आया जिसका उपयोग सीड ने डार्क फॉरेस्ट में लौटने के बाद बंद दुनिया में प्रवेश करने के लिए किया था। पहले की तरह सीड ने रून कागज को एक पेड़ पर चिपका दिया और पेड़ चांदी की रोशनी से चमकने लगा। कुछ ही सेकंड में पेड़ के बीच में एक पोर्टल प्रकट हुआ। पोर्टल प्रकट होते ही सीड सबसे पहले अंदर गया। सीड के पीछे पीछे इवान भी गया और वह भी पोर्टल में प्रवेश कर गया। जैसे ही इवान पोर्टल में दाखिल हुआ वह बंद होने लगा। जैसे ही पोर्टल बंद हो रहा था इवान और सीड की तलाश कर रहे 2 पिशाच वहां दिखाई दिए। वे अभी भी उन्हें खोज रहे थे और लड़ाई को भांपने के बाद वे यहां देखने आए। जब पिशाचों ने बंद हो रहे पोर्टल को देखा तो वे दोनों दंग रह गए। उन्हें नहीं पता था कि पोर्टल कहां जा रहा है, लेकिन फिर भी वे जैसे ही उसे देखते हैं उसकी ओर बढ़ जाते हैं और अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। दुर्भाग्य से उनके पोर्टल में प्रवेश करने से ठीक पहले वह बंद हो गया और सीड द्वारा पोर्टल खोलने के लिए इस्तेमाल किया गया रून पेपर धूल में बदल गया। वह पोर्टल क्या था? पोर्टल के गायब होने के बाद चांदी के बालों वाले पिशाच ने अपने चेहरे पर शिकन के साथ पूछा। मुझे लगता है कि यह एक गुप्त क्षेत्र का प्रवेश द्वार था, काले बालों वाले पिशाच ने अनिश्चितता से कहा, क्योंकि वह अपने सामने पेड़ को देख रहा था। गुप्त क्षेत्र? काले बालों वाले पिशाच की बात सुनकर चांदी के बालों वाले पिशाच का चेहरा गंभीर हो गया और उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करके पेड़ को स्कैन किया। एक पल के बाद उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का उपयोग करना बंद कर दिया और अपना सिर हिला दिया। मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, उसने पेड़ को देखते हुए कहा। उसके चेहरे पर भ्रम की भावना थी। अगर उसने अभी कुछ पल पहले अपनी आंखों से पोर्टल नहीं देखा होता तो उसे विश्वास नहीं होता कि पेड़ में कुछ गड़बड़ है। काले बालों वाला पिशाच भी भ्रमित था, क्योंकि चांदी के बालों वाले पिशाच की तरह वह कुछ भी नहीं ढूंढ पा रहा था। उसने चारों ओर देखा और युद्ध के निशान देखने के बाद उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। यहाँ युद्ध के निशान तो हैं, लेकिन कोई शव नहीं है, नहीं हमने किसी को यहाँ से भागते देखा। ये सुनकर चांदी के बालों वाले पिशाच की आंखें चौड़ी हो गईं और वह चौंककर पेड़ की ओर देखने लगा। तुम्हारा मतलब है कि जो भी यहाँ लड़ रहा था वह हमारे यहाँ आने से पहले गुप्त क्षेत्र में प्रवेश कर गया था? काले बालों वाले पिशाच ने अपना सिर हिलाया और एक पल के बाद कहा, केवल इतना ही नहीं, एक संभावना ये भी है कि जो पोर्टल हमने पहले देखा था वह वास्तव में यहाँ लड़ने वाले व्यक्ति द्वारा खोला गया था। तारांकन तारांकन तारांकन। बंद दुनिया में प्रवेश करने के बाद इवान ने अपनी स्थिति विंडो पर नजर डाली। नाम इवान, जाति एल्थारॉन, रैंक मिड लेवल रैंक 1 कोर इवॉल्वर, ब्लडलाइन डूमब्रिंगर आंशिक रूप से जागृत, ताकत 85, चपलता 100। जब आपके कोर की रैंक शीर्ष स्तर रैंक 1 पर पहुंचती है तो 7 अंक जोड़े जाएंगे। धीरज 88, विश्वसार 100। जब आपके कोर की रैंक शीर्ष स्तर रैंक 1 पर पहुंच जाएगी तो 20 अंक जोड़े जाएंगे। सहनशक्ति 92, बुद्धि 70, आदिम छाया ऊर्जा 80, शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा की वर्तमान समझ 10.001%। इवान अपने स्टेट पॉइंट्स को देखने के बाद मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और संतुष्टि में सिर हिलाया। एक पल के लिए अपने स्टेट पॉइंट्स को देखने के बाद उसने शून्य ऊर्जा की अपनी वर्तमान समझ की जांच की और अपनी अगली योजना पर विचार किया। प्राचीनों का मकबरा खुलने में अभी भी 1 महीने से अधिक समय है। मैं अभी भी अपना खुद का डोमेन बनाने से काफ़ी दूर हूँ, लेकिन मैं कानून निर्माण का उपयोग करके कुछ करने में सक्षम हो सकता हूँ। इवान ने मन ही मन सोचा और अपनी स्थिति विंडो बंद कर दी। अगले दिन सीडर इवान को केंद्रीय हॉल में ले गया जहां कानून निर्माण स्थित था।
केंद्रीय हॉल ड्रैड्स की मुख्य बस्ती में स्थित था, इसलिए जब इवान वहां पहुंचा तो उसने सीड के अलावा कई अन्य ड्रैड्स को देखा। सीड की तरह ही ज्यादातर ड्रैड्स के बाल लंबे थे और उनकी त्वचा पर छाल जैसी आकृतियां थीं। पहले तो इवान ने सोचा कि उसे ड्रैड से अजीब नज़रें मिलेंगी क्योंकि वह एल्फ जैसा दिखता है, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि किसी ने भी उसे अजीब नज़रों से नहीं देखा। ज्यादातर ड्रैड्स ने उसे सिर्फ एक जिज्ञासु भाव से देखा, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसकी शक्ल की वजह से उसके साथ कोई समस्या शुरू नहीं की। मुझे लगता है कि सिल्वन और सीड ने उन्हें पहले ही मेरे बारे में बता दिया था, इवान ने मन ही मन सोचा जब उसने देखा कि कोई भी उसे परेशान नहीं कर रहा है। जल्द ही सीड उसे एक बड़ी इमारत के सामने ले आया। इस इमारत के अंदर 10 कमरे हैं और वे सभी ज्ञानोदय पत्थर के प्रभाव में हैं, सीड ने इमारत के अंदर चलते हुए बताया। 10 कमरों में से 8 कमरे अभी भरे हुए हैं, लेकिन 2 कमरे हम दोनों के लिए स्थायी रूप से आरक्षित हैं क्योंकि हम ही ज्ञानोदय पत्थर लेकर आए थे। सीड एक बंद कमरे के सामने रुका और इवान को देखा। अपने विश्वसार को दरवाजे के अंदर इंजेक्ट करो, उसने समझाया। दरवाजा आपके विश्वसार के हस्ताक्षर को पंजीकृत करेगा। इस तरह आपके अलावा कोई भी दरवाजा खोलकर आपको परेशान नहीं कर पाएगा। इवान ने सीड के निर्देशों का पालन किया, कमरे के दरवाजे पर अपना हाथ रखा और उसमें अपना विश्वसार डाला। जैसे ही उसने ऐसा किया, कमरे का दरवाजा खुल गया। आप यहाँ कब तक रहने की योजना बना रहे हैं? दरवाजा खुलने के बाद सीड ने पूछा। लगभग 1 महीने। उद्धरण चिन्ह। इवान ने कहा, जब उसने कमरे के अंदर देखा और देखा कि अंदर केवल एक चटाई थी। 1 महीने हो। इवान की प्रतिक्रिया सुनकर सीड ने एक पल के लिए सोचा, फिर सिर हिलाया। उद्धरण चिन्ह। मैं अगले महीने भी लॉ रूम में रहूंगा। मैं अपने क्षेत्र में सफलता हासिल करने के बहुत करीब हूं। अगर मैं सफल होता हूं तो मैं प्राचीन के मकबरे के खुलने से पहले रैंक 2 के शिखर तक पहुंच सकता हूं। रैंक 2 का शिखर? सीड की बात सुनकर इवान हैरान रह गया, लेकिन जल्द ही वह मुस्कुराया और सिर हिलाया। शुभकामनाएं। चलो बाहर आने के बाद फिर से शिकार पर चलते हैं। इवान की आवाज़ सुनकर सीड का मुंह फड़क उठा, लेकिन फिर भी उसने अपना सिर हिलाया और चला गया। सीड के चले जाने के बाद इवान ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जैसे ही उसने दरवाज़ा बंद किया, इवान को लगा कि उसका मन शांत हो गया है और वह दुनिया के नियमों को और भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है। तो ये कानून निर्माण का प्रभाव है। इवान ने कानून निर्माण के प्रभाव को महसूस करने के बाद धीमी आवाज़ में कहा और चटाई पर बैठ गया। मैं वास्तव में यहाँ 1 महीने में अपने विश्वसार का 25% शून्य की वैचारिक ऊर्जा में बदलने में सक्षम हो सकता हूँ। इवान ने अपनी आंखें बंद की और शून्य ऊर्जा का उपयोग करके जो दूसरा कौशल उसने समझा था उसका उपयोग किया। उसकी आध्यात्मिक इंद्रियां अंतरिक्ष अवरोध को भेद कर शून्य में प्रवेश कर गईं। जल्द ही शून्य के रहस्य उसके दिमाग में बहने लगे और उसने उन्हें समझने की पूरी कोशिश की। समय बहता रहा और इवान को पता चलने से पहले पलक झपकते ही 1 महीना बीत गया। अध्याय 779। अब मुझे उसे कहाँ ढूंढना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह। जब इवान कानून निर्माण कक्ष में साधना कर रहा था तो बाहरी दुनिया में कई घटनाएं घटित हुईं। सबसे पहले ज्ञानोदय पत्थर की लूट की खबर पूरे यूटोपिया में फैल गई। ब्लडमून नीलामी घर ने इवान और सीड पर इनाम की राशि बढ़ाकर 60 मिलियन उच्च स्तर के सार पत्थर कर दी और घोषणा की कि वे डार्क फॉरेस्ट में कहीं छिपे हुए हैं। विशाल इनाम की वजह से इवान और सीड की तलाश में हर दिन हजारों नए लोग डार्क फॉरेस्ट में आ रहे थे। इनाम में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि इवान और सीड सिर्फ शुरुआती स्तर रैंक 1 और मध्य स्तर रैंक 2 को रिवॉल्वर थे, जो उन्हें महत्वपूर्ण शक्ति की कमी वाले लोगों के लिए भी सही लक्ष्य बनाते हैं। इसके अलावा इवान को डार्क फॉरेस्ट छोड़ते हुए देखने वाले पिशाचों की मदद से थॉमस ने ब्लडमून नीलामी घर को इवान की तस्वीर उसके असली रूप में प्रदान की। वर्तमान तकनीक के साथ ब्लडमून नीलामी घर के लिए इवान की छवि को पूरे यूटोपिया में फैलाना मुश्किल नहीं था, जिससे वह दुनिया भर में सबसे ज्यादा वांछित लोगों में से एक बन गया। इवान और सीड पर इनाम घोषित होने पर लोग काफी हैरान थे, क्योंकि यह पहली बार था जब ऐसे व्यक्तियों पर इतना बड़ा इनाम रखा गया था जो रैंक 2 के शिखर पर भी नहीं थे। हालांकि अधिकांश लोग ब्लडमून ऑक्शन हाउस के इस तरह के बड़े इनाम की पेशकश करने के उद्देश्यों को समझ सकते थे, मुख्य रूप से अपनी प्रतिष्ठा को बहाल करने के लिए। फिर भी कई लोगों को लगा कि संगठन द्वारा रैंक 1 और रैंक 2 को रिवॉल्वर्स को इतने बड़े इनाम के साथ लक्षित करना काफी अजीब था। इन सभी लोगों को पता नहीं था कि ब्लडमून ऑक्शन हाउस ने इवान और सीड पर इतना बड़ा इनाम क्यों रखा, न केवल ज्ञानोदय पत्थर के कारण बल्कि इवान द्वारा अंतिम क्षण में की गई लूट के कारण भी। इनाम की घोषणा करने वाला व्यक्ति लुसियन था और उसे उम्मीद थी कि इवान को पकड़कर वह उससे और अन्य लोगों से चुराए गए 231 मिलियन उच्च स्तरीय सार पत्थरों को वापस पा सकेगा। हालांकि वह इवान और सीड पर इतना बड़ा इनाम नहीं रखना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि उसकी जान जोखिम में थी। ब्लडमून ऑक्शन हाउस का मालिक लुसियन के लौटने पर उससे बहुत नाराज था।
जब उसे पता चला कि रैंक 1 और रैंक 2 कोर इवॉल्वर ने नीलामी के लिए उन्हें सौंपे गए ज्ञानोदय स्टोन को चुरा लिया है, तो उसने लुसियन को एक अल्टीमेटम दिया। अगर वह 1 साल के भीतर ज्ञानोदय स्टोन को वापस नहीं ला पाया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। ये पता चलने पर कि इवान और सीडर डार्क फॉरेस्ट में छिपे हुए हैं, ब्लडमून ऑक्शन हाउस के मालिक ने डार्क फॉरेस्ट के अधिपति से संपर्क किया, जंगल के राक्षसों का उपयोग करके खोज में सहायता का अनुरोध किया, जो सभी डार्क फॉरेस्ट के अधिपति के अधीनस्थ थे। डार्क फॉरेस्ट के अधिपति ने इवान और सीडर को खोजने में मदद करने के लिए सहमति व्यक्त की और अपनी सहायता के बदले में ब्लडमून ऑक्शन हाउस के मालिक से पर्याप्त मुआवजा प्राप्त किया। ब्लडमून ऑक्शन हाउस के मालिक जैसी आपदा श्रेणी की इकाई के लिए प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण थी, इसलिए उसने डार्क फॉरेस्ट के अधिपति को उसकी मदद के बदले में महत्वपूर्ण प्रोत्साहन दिए। अब यूटोपिया के सभी हिस्सों से आए लोगों के अलावा डार्क फॉरेस्ट के कई राक्षस जो डार्क फॉरेस्ट के अधिपति के अधीनस्थ थे, वे भी इवान और सीडर की तलाश कर रहे थे। इवान और सीडर पर इनाम के अलावा दूसरी खबर जिसने पूरे यूटोपिया को हिलाकर रख दिया, वह थी डार्क फॉरेस्ट के भीतरी इलाके में छिपे एक गुप्त क्षेत्र का खुलासा। ये खबर डैमन चांदी के बालों वाला पिशाच और रॉडरिक काले बालों वाला पिशाच ने जारी की थी। पूरे 1 महीने तक वे दोनों उस क्षेत्र के पास इंतजार करते रहे और खोज करते रहे जहां उन्होंने पोर्टल देखा था, उम्मीद करते हुए कि वे गुप्त क्षेत्र के प्रवेश द्वार को फिर से खोज लेंगे। दुर्भाग्य से वे 1 महीने की खोज के बाद भी गुप्त क्षेत्र का कोई निशान नहीं खोज पाए। वे दोनों इवान और सीडर की तलाश में डार्क फॉरेस्ट आए थे, लेकिन गुप्त क्षेत्र की वजह से उनका पूरा महीना बर्बाद हो गया। उन्हें डर था कि डार्क फॉरेस्ट में आने वाले अन्य लोगों को इवान और सीडर के बारे में पहले से ही सुराग मिल गए होंगे, इसलिए उन्होंने लोगों का ध्यान इवान और सीडर से हटाकर सीक्रेट रियलम की ओर मोड़ने के लिए सीक्रेट रियलम की खबर को प्रचारित करने का फैसला किया। इस तरह उन्हें लगा कि वे इवान और सीडर की तलाश करने वाले लोगों की संख्या को कुछ हद तक कम कर पाएंगे। यूटोपिया के सभी गुटों के लिए सीक्रेट रियलम हमेशा एक सर्वोच्च प्राथमिकता थी, इसलिए इसके बारे में खबर सुनकर बहुत से लोग डार्क फॉरेस्ट में आ गए। कुछ गुटों ने तो रैंक 4 कोर इवॉल्वर्स को सीक्रेट रियलम की खोज के लिए भेजा, और अब डार्क फॉरेस्ट वर्तमान में विभिन्न गुटों के लोगों से भरा हुआ था। ड्रैग्स की छिपी हुई दुनिया डार्क फॉरेस्ट के सेंट्रल एरिया में स्थित थी, इसलिए वे इस घटना से बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि डार्क फॉरेस्ट का सेंट्रल एरिया डार्क फॉरेस्ट के अधिपति की उपस्थिति के कारण निषिद्ध क्षेत्र था। हालांकि वे बहुत अधिक प्रभावित नहीं हुए, इसका मतलब यह नहीं था कि वे चिंतित नहीं थे। इस घटना के कारण सिल्वन ने किसी को भी बंद दुनिया से बाहर जाने से मना किया जब तक कि सब कुछ शांत न हो जाए। जब लोग इवान और सीडर की तलाश कर रहे थे, एक महिला डार्क फॉरेस्ट के प्रवेश द्वार के सामने रुकी। मुझे ये भी याद नहीं है कि मैं आखिरी बार कब यहाँ आई थी, महिला ने डार्क फॉरेस्ट को देखते हुए कहा। महिला के लंबे काले बाल थे जो उसके कंधों से नीचे तक लहरा रहे थे, जो उसके चेहरे को फ्रेम कर रहे थे। जंगल के सामने खड़ी उसकी तीखी काली आंखें प्रकृति की शांति को दर्शाती थीं। अपने काले बालों और काली आंखों के विपरीत महिला ने एक लंबी सफ़ेद पोशाक पहनी हुई थी जो उसकी सुंदरता को और भी बढ़ा रही थी। अब मैं इस विशाल जंगल में उसे कहाँ ढूंढूं? अनास्तासिया ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए जंगल में प्रवेश करते हुए बुदबुदाया। उद्धरण चिन्ह ... शायद मुझे जाकर उस आदमी से उसे ढूंढने में मदद मांगनी चाहिए। अध्याय 780 बाहर आना। कानून निर्माण कक्ष का दरवाज़ा खुला और इवान बाहर चला गया। बाहर आने के बाद वह उस इमारत से बाहर निकल गया जहां कानून निर्माण कक्ष स्थित था और बाहर इंतजार करने लगा। जैसा कि उम्मीद थी, यह इतना आसान नहीं है। इवान ने इमारत से बाहर निकलने के बाद अपनी स्थिति विंडो को देखते हुए बड़बड़ाया। नाम इवान, जाति एल्थारॉन, रैंक मिड लेवल रैंक 1 कोर इवॉल्वर, ब्लडलाइन डूमब्रिंगर आंशिक रूप से जागृत, ताकत 85, चपलता 100। जब आपके कोर की रैंक पीक लेवल रैंक 1 पर पहुंचती है तो 7 अंक जोड़े जाएंगे। धीरज 88, विश्वसार 100। जब आपके कोर की रैंक पीक लेवल रैंक 1 पर पहुंचती है तो 20 अंक जोड़े जाएंगे। सहन शक्ति 92, बुद्धिमत्ता 74, आदिम छाया ऊर्जा 80, शून्य की संकल्पनात्मक ऊर्जा की वर्तमान समझ 21.21%। सिर्फ 1 महीने में इवान की शून्य ऊर्जा की समझ में 11% से ज्यादा की वृद्धि हुई। शुरुआत में कानून निर्माण की मदद से उसने सोचा कि वह 1 महीने में 25% अंक तक पहुंच जाएगा, लेकिन जितना अधिक उसने शून्य ऊर्जा को समझा उतना ही उसके लिए अपनी समझ को बढ़ाना मुश्किल होता गया। इसके अलावा उसे शून्य ऊर्जा का उपयोग करके बनाए गए दूसरे कौशल को नियोजित करने के लिए अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की आवश्यकता है। वह अपने द्वारा बनाए गए शून्य संवेदना कौशल का उपयोग किए बिना भी शून्य ऊर्जा की अपनी समझ को बढ़ा सकता है, लेकिन इसके बिना शून्य के रहस्यों को समझना उसके लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो गया। शून्य संवेदना कौशल का उपयोग करके वह अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों को शून्य में भेज सकता है, जिससे उसे शून्य ऊर्जा की स्पष्ट समझ प्राप्त करने की अनुमति मिलती है।
हालांकि यह कौशल उसके विकास के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन उसके लिए इसे लंबे समय तक इस्तेमाल करना आसान नहीं है। अपनी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति के साथ भी वह आराम करने और अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने से पहले 3 घंटे से अधिक समय तक इसका उपयोग नहीं कर सकता है। हालांकि मैं अपने डोमेन को बनाने के लिए आवश्यक 25% अंक तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन मेरी शक्ति निश्चित रूप से काफ़ी बढ़ गई। इवान ने जोर से कहा, उस कौशल के बारे में सोचते हुए जिसे उसने शून्य ऊर्जा की अपनी समझ के 20% तक पहुंचने पर समझा। जब शून्य ऊर्जा की उसकी समझ 15% तक पहुंच गई तो उसे कोई कौशल प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जब ये 20% तक पहुंच गई तो उसे आश्चर्यजनक रूप से अच्छा कौशल प्राप्त हुआ। इसके अलावा शून्य ऊर्जा की उसकी समझ में वृद्धि के कारण उसका बुद्धिमत्ता आंकड़ा भी पिछले 70 अंकों से बढ़कर 74 अंक हो गया। इवान काफ़ी खुश था जब उसका बुद्धिमत्ता आंकड़ा 4 अंकों से बढ़ा, क्योंकि यह वर्तमान में उसका सबसे कम आंकड़ा था। प्राचीन का मकबरा खुलने में बस कुछ ही दिन बचे हैं, इवान ने कहा और अपनी स्थिति विंडो बंद कर दी। उद्धरण चिन्ह ... मुझे अभी भी इस बारे में सिल्वन से बात करने की ज़रूरत है ताकि मैं अन्य ड्रेड्स के साथ मकबरे में प्रवेश कर सकूं। अपनी स्थिति विंडो बंद करने के बाद इवान ने अपनी दृष्टि को अपने छाया क्लोन से जोड़ा और अपने छाया मरे हुओं को देखा जो घर के प्रशिक्षण मैदान में थे। जब मैं कानून निर्माण कक्ष में था तब उनमें से कुछ लोग मध्य स्तर रैंक 1 तक पहुंच गए थे। इवान ने अपने क्लोन की आंखों से अपने छाया मरे हुओं को देखते हुए मन ही मन सोचा, मुझे भी अपने छाया मरे हुओं को ठीक से व्यवस्थित करने की ज़रूरत है, नहीं तो लड़ाई के दौरान सब कुछ पूरी तरह से गड़बड़ हो जाएगा अगर वे सभी बिना किसी के नेतृत्व के लड़ेंगे। जब इवान अपने छाया मरे हुओं की जांच कर रहा था तब सीडे इमारत से बाहर चला गया। सीडे की उपस्थिति को महसूस करते हुए इवान ने उसकी ओर देखा और पाया कि वह अच्छे मूड में लग रहा था। इसके अलावा उसके आसपास की आभा निश्चित रूप से पहले की तुलना में थोड़ी अधिक मजबूत थी। लगता है कि आपने काफ़ी प्रगति की है, हो, इवान ने सीडे की आभा को महसूस करते हुए कहा। ऐसा वह व्यक्ति कह रहा है जो 1 महीने के बाद ही अपना डोमेन बनाने के बहुत करीब लगता है, सीडे ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया और इवान को ऐसे देखा जैसे वह किसी राक्षस को देख रहा हो। हालांकि वह इवान की प्रगति का ठीक से आकलन नहीं कर सकता था, लेकिन उसे देखकर वह बता सकता था कि इवान अपना डोमेन बनाने के बहुत करीब है। आखिर इस आदमी को क्या हो गया है? उसे यूटोपिया आए अभी 3 महीने भी नहीं हुए हैं, लेकिन वह अपना डोमेन बनाने वाला है। सीडे मन ही मन चिल्लाया, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। 1 महीने तक लॉ फॉर्मेशन रूम में रहने के बाद उसके जोन की शक्ति काफ़ी बढ़ गई और वह पीक रैंक 2 कोर रिवॉल्वर बनने के बहुत करीब था। लॉ फॉर्मेशन रूम से बाहर निकलने के बाद उसे लगा कि उसकी प्रगति काफ़ी अच्छी है, लेकिन अब इवान को देखकर उसे लगा कि उसकी प्रगति उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। जब इवान ने देखा कि सीडे उसे कैसे देख रहा है तो वह हंसे बिना नहीं रह सका और उसने अपना सिर हिलाया। क्या तुम अब रैंक 2 के शिखर तक पहुंचने की योजना बना रहे हो? इवान की बात सुनकर सीडे ने अपनी ठुड्डी रगड़ी और अपना सिर हिलाया। हाँ, मुझे लगता है कि मैं कुछ ही दिनों में रैंक 2 के शिखर तक पहुंच जाऊंगा। कुछ ही दिन? हो। इवान ने सीडे की बात सुनकर अपना सिर हिलाया और सीडे की सफलता के बाद प्राचीन के मकबरे के बारे में सिल्वन से बात करने का फैसला किया। जब इवान और सीडे बात कर रहे थे तो सीडे का संचार क्रिस्टल अचानक बज उठा। उसने क्रिस्टल निकाला और ये देखकर हैरान रह गया कि यह सिल्वन ही था जो उसे बुला रहा था। तुम दोनों ने कानून निर्माण कक्ष छोड़ दिया है न? जिस क्षण सीडे ने कॉल स्वीकार की उसने सिल्वन की गंभीर आवाज़ सुनी। सिल्वन की गंभीर आवाज़ सुनकर सीडे भ्रमित हो गया, लेकिन फिर भी उसने उत्तर दिया, हाँ, हम अभी अभी बाहर आए हैं। यहाँ आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सीडे ने पुष्टि करने के बाद कहा कि वे कानून निर्माण कक्ष से बाहर निकल चुके हैं। वैसे इवान को भी साथ ले आओ, उसने एक पल के बाद कहा और कॉल समाप्त कर दी। सीडे ने भ्रमित नज़र से संचार क्रिस्टल को दूर रखा और इवान की ओर देखा। वह किस बारे में बात करना चाहता है? इवान ने पूछा, क्योंकि उसने भी सुना कि सिल्वन क्या कह रहा है। मुझे नहीं पता, शायद वह प्राचीन के मकबरे के बारे में कुछ चर्चा करना चाहता है क्योंकि यह कुछ ही दिनों में खुलने वाला है, सीडे ने कहा और नीले आसमान में उड़ गया। चलो चलते हैं, अगर हम तुरंत वहां नहीं गए तो वह बूढ़ा आदमी मुझे एक बार फिर से हरा देगा।